प्रैक्टिकल लैब में खड़े होने को होकर करने दिया जाए, बल्कि आप तमीज से, इज्जत से आप ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पे चले जाएं। यानी जो जो काम आप लैब में खड़े होकर करते, हम आपको लैब का एक्सपोजर नहीं देंगे, क्योंकि आप लैब में काम कम करेंगे, तोड़फोड़ ज्यादा करेंगे। तो इसलिए हम आपको नया पेपर दे देते हैं, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। यानी जो काम आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं आप करें नहीं, बस उसे इमेजिन करके खुद ब खुद शेख चिल्ली का ख्वाब बनाकर खुद ब खुद इमेजिन करके लिख दें कि क्या करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल यहां से आया है। पहले ये पेपर 6 के नाम से होता था, लेकिन अब ये पेपर 4 के नाम से होगा इस साल। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में पहले भी पेपर 4 होता था, बायोलॉजी में हाउएवर पेपर 6 कहलाता था ये, लेकिन इस साल से अब इसको भी तमीज से पेपर 4 के बराबर या पेपर 4 ही कहा जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, ये पहले यानी इस साल से पहले वाले जो एटीपीज हैं, उन एटीपीज में बायोलॉजी के अंदर 3 to 4 क्वेश्चन आते थे। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो एटीपी का पेपर है ये आपको 1 आवर में कंप्लीट करना होगा। 1 आवर में आपने ये पेपर कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ आपको इसके लिए 40 मार्क्स मिलेंगे। तो अब ये कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गई है। पहले केमिस्ट्री का एटीपी बड़ा होता था, बायोलॉजी का एटीपी छोटा होता था, और फिजिक्स का एटीपी दरमियाना होता था, केमिस्ट्री से छोटा होता था, बायोलॉजी से बड़ा होता था। तो पहले भी बायोलॉजी का एटीपी सबसे छोटा एटीपी होता था, यानी अपडेट से पहले। और अब भी बायोलॉजी का एटीपी, अब तो क्या हुआ है कि तीनों कंपोनेंट, जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तीनों के एटीपीज को स्टैंडर्डाइज करके 40 मार्क्स का कर दिया गया है। और फॉर द फर्स्ट टाइम बायोलॉजी के एटीपी में एक पैटर्न बन गया है। वरना इससे पहले अगर आप बायोलॉजी की एटीपी अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मल्टीपल एयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो यू विल सी के देयर इज सम पैटर्न, बट वो पैटर्न हमेशा फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन अब अच्छा 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 बहुत अच्छा इकदाम हुआ है बायोलॉजी के अंदर कि एटीपी जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न पर बायोलॉजी का आएगा, और उस स्पेसिफिक पैटर्न की तैयारी अगर आपने अच्छे से की हुई है ना, तो बड़ा तगड़ा हो जाएगा। और ये पैटर्न कौन सा है? असल में ये पैटर्न ए लेवल प्रैक्टिकल का पैटर्न है। आई एम वेरी मतलब हैप्पी एज अ टीचर कि पहले बायोलॉजी में ना बच्चा बड़ा परेशान नजर आता था एटीपी को लेकर कि सर पता नहीं कैसे होगा, फलाना ढिमकाना। अब क्या है, जो टीचर्स ए लेवल्स पढ़ाते हैं, जैसा कि हम भी पढ़ा रहे होते हैं, तो ए लेवल्स में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, ए लेवल्स में प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, बिल्कुल उसी की थेरेटिकल थीम पर अब ओ लेवल्स का एटीपी बनाया जाएगा। तो इस वजह से काफी ज्यादा आप समझ लें कि प्रिडिक्टेबल हो जाएगा एटीपी, अगर आप ढंग से तैयारी करें तो। और वो सारी बातों का ध्यान रखें जो कि ए लेवल्स प्रैक्टिकल में कंसीडर की जाती हैं, और थेरेटिकली जब वही चीजें आएंगी तो कैसे करना है। ठीक है जी। मेरी बात की वैल्यू क्यों थोड़ी सी ज्यादा होगी कि जो बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं ए लेवल्स बायोलॉजी का कैम्ब्रिज का सुपरवाइजर हूं। तो जो बातें हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे एटीपीज के अंदर, वो कैम्ब्रिज बुक और गाइडलाइंस के हिसाब से हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करना सीख जाएं, और फिर बल्क ऑफ प्रैक्टिस जो आपको साथ साथ कराई भी जाएगी और आपको ढेर सारा होमवर्क दिया जाएगा, तो वो सारी प्रैक्टिस अगर आप करें इंशाल्लाह ताला, तो एटीपी हलवा हो जाएगा। और ये क्या है, आज है 12 मार्च। अब 12 मार्च से आप समझ लीजिए कि 10 अप्रैल, ये 20 तकरीबन 20 नहीं 30 28 दिन बनते, एक महीने के आसपास का टाइम बनता है। तो इस टाइम में आप बायोलॉजी का एटीपी पूरा सॉल्व कर पाएंगे, कमांड आ जाएगी। तो आपने 10 अप्रैल के बाद बायोलॉजी के एटीपी को टच नहीं करना, या कभी दिल घबराए तो टच कर लेना है। और जब फिर पेपर करीब आ जाएगा बायोलॉजी एटीपी का, तो उसमें 4 5 दिन पहले एक प्रैक्टिस करके छोड़ देनी है, और फिर इमीडिएटली पेपर से पहले आपने 2 दिन या एक दिन जो भी टाइम मिल रहा है आपको, उसमें आपने फिर रैंडमली प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जो नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, जो मैं चीजें आपको बताऊंगा, कुछ सॉफ्ट कॉपीज आपको भेजूंगा, वो इनफ होगा आपके प्रैक्टिकल यानी एटीपी को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है जी। तो इसलिए हर एक चीज आपको स्पून फीड कर दी जाएगी। आपने दो चीजें करनी है, एक तो क्लास मिस नहीं करनी है, और दूसरा मेरे भाई जब काम दिया जाएगा ना, तो काम पूरा करना है, और हर क्लास से पहले काम सबमिट करना है। अगर काम सबमिट नहीं हुआ तो बेटा फिर ये क्लास आप नहीं ले सकते, फिर मैं आपको इस क्लास में नहीं शामिल करूंगा। आपको हर क्लास से पहले जो काम दिया जाएगा, वो भले ज्यादा हो कम हो, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में मॉक चल रहे हैं, बेटा दैट इज नॉट माई कंसर्न एट ऑल। हम एक काम देंगे, उसके लिए एक ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन में वो काम बहरहाल आपने करना है, अगर आपने अगला सेशन अटेंड करना है तो। ठीक है जी। अब थोड़ा एटीपी के पैटर्न पे बात करते हैं। बेटा अब जो एटीपी आप पेपर में देखोगे, यानी जो अटेम्प्ट आप करने जाओगे, उस एटीपी में 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। और ऐसा मुमकिन है कि क्वेश्चन 4 भी आ जाए, लेकिन
लेस लाइकली है। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 आया तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि एक छोटा सा टॉपिक जो मैं एंड में कराऊंगा भी उससे रिलेटेड होगा। लेकिन स्टैंडर्ड पेपर में हमें 3 ही क्वेश्चन नजर आएंगे। पहले हम इन 3 की बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन बनने का चांस है वो कौन से टॉपिक से बन सकता है, तो ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया रहे। मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, इसको हम सेक्शन में इस सेक्शन को हम नाम देंगे फूड टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा ना, ये होगा फूड टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 किसका होगा बेटा? फूड टेस्ट का। फूड टेस्ट सर। यदि आपके बायोलॉजी के सिलेबस में न्यूट्रिशन के चैप्टर में आपने फूड न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, उसमें आपने शुगर्स पढ़े हैं, उसमें आपने स्टार्च पढ़ा है, आपने लिपिड पढ़ा है, आपने प्रोटीन पढ़ा है, मल्टीपल टाइप के फूड्स पढ़े हैं। तो अब इन फूड की प्रेजेंस को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली कैसे बायोलॉजिकली टेस्ट किया जाता है, ये पहला सेक्शन जो है वो फूड टेस्ट पर बेस करेगा। पहले सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 आमतौर से, या क्वेश्चन अच्छा फ्लिप भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 फूड टेस्ट का ना हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से कोई एक क्वेश्चन फूड टेस्ट पर होगा। ठीक है जी। और फूड टेस्ट के अलावा इसमें फोटोसिंथेसिस के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये दूसरा टॉपिक है जो इस क्वेश्चन के लिए आइडियल है। तो खुलासा ये कि हमारा जो एक क्वेश्चन बनेगा एटीपी में, वो या तो फूड टेस्ट से रिलेटेड होगा, या वो फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन पे होगा, उनके बारे में होगा, आपको उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये होगा पहला क्वेश्चन, और ये सबसे मेजर टारगेट है जिसमें बच्चे फंसेंगे, जिसमें क्वेश्चंस में मार्क्स ज्यादा होंगे। जैसे इस साल का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, आउट ऑफ 40 16 मार्क का ये क्वेश्चन मौजूद है। तो ये बड़ा सवाल होगा, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होंगे और आपको केयरफुली करना होगा। और क्या कैसे करना होगा, हर चीज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम सीखेंगे और साथ मिलके सीखेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट लाइकली फूड टेस्ट का सेक्शन है, और उसमें प्लांट से फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को भी इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये है कि आपको कोई भी सिनेरियो दिया जा सकता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी थ्योरी से रिलेटेड होगा। कोई भी सिनेरियो दिया जा सकता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। बिल्कुल अनसीन नहीं आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा जो कभी सुना ही ना हो, जिसका कोई आपको बेसिस ना पता हो, बल्कि आपको एक ऐसा टॉपिक दिया जाएगा जो आपने थ्योरी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई बात कर दी जाएगी, हो सकता है कि आपको अल्लाह आपका भला करे कोई हार्मोन से रिलेटेड बात कर दी जाए, स्किन का टेम्परेचर कंट्रोल जो है उसके ऊपर बात कर दी जाए। तो आपको इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं मेंशन भी कर देता हूं कि ये डायरेक्टली कोई टॉपिक होगा जो आपके सिलेबस का है, या हो सकता है कि बजाहिर देखने में एट अ ग्लांस वो डायरेक्टली ना लग रहा हो, लेकिन बहरहाल उसका बैकग्राउंड आपके जो है ना सिलेबस से ही आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मोस्ट लाइकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई इन्वेस्टिगेशन आ सकती है, या अल्लाह आपका भला करे हार्मोनल कंट्रोल पे कोई इन्वेस्टिगेशन आ सकती है, या प्लांट से रिलेटेड भी कोई इन्वेस्टिगेशन कि भाई फला चीज का फला पे इफेक्ट इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे करना। और असल में इनको इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा आप यूं समझ सकते हैं कि ये वो क्वेश्चन होंगे जिनमें ग्राफ या बार चार्ट्स या हिस्टोग्राम्स वगैरह इंक्लूड होंगे इनमें से। यानी जो इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन होगा, इन इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस में आपको थियोरेटिकली तो बहुत कुछ पूछा जाएगा ही, लेकिन उसके अलावा इस क्वेश्चन का एक लाजमी पार्ट होगा ग्राफ। या तो सीधा सीधा ग्राफ ड्रॉ करना होगा, या फिर उसको बार चार्ट की फॉर्म में ड्रॉ करना होगा इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को, या हिस्टोग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करना होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हमें इस तरह की चीजें नजर आएंगी। तीसरा क्वेश्चन जो है वो डायग्राम वाला क्वेश्चन है, और ये भी बड़ा तगड़ा है। ये क्वेश्चन इस साल अपडेट होने जा रहा है, वरना पहले क्या होता था, एक रटा रटाया क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इस क्वेश्चन का कंटेंट, क्योंकि पहले 4 या 5 क्वेश्चन बनते थे, अब 3 बनेंगे, बहुत ज्यादा हुआ तो 4 बन जाएंगे। ग्राफ कर्व वाला के स्कैटर प्लॉट। बेटा ग्राफ मतलब ग्राफ में हर चीज आ गई ना बच्चे, ग्राफ मल्टीपल टाइप का होगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। मैं सारे टाइप के ग्राफ कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है।
डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा हाइपरबॉलिक कर्व भी करेंगे, पैराबॉलिक कर्व भी करेंगे। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। वो खैर मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पॉइंट्स प्लॉट करने आने चाहिए। तो जब आप पॉइंट सही प्लॉट करेंगे तो आप ग्राफ खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या फिजिक्स या मैथ्स की हमें कोई डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं लगाने कि भाई ये ग्राफ यूं क्या है और फलाना क्या है, ढमकाना क्या है। तो बहरहाल ग्राफ या ग्राफ किसी ना किसी टाइप का ड्रॉ करना होगा। अब आ जाए तीसरे सवाल में। तो अब तीसरा सवाल जो है ना, ये है जो अपडेट हो रहा है इस साल, और वो सवाल है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये पहले भी आते थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आते थे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते थे, और इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती थी। सबसे पहले इसी के अंदर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो ये अभी भी शामिल है बिल्कुल। आपको डायग्राम दी जाएगी, आपसे ड्रॉ कराई जाएगी, डायग्राम ड्रॉ कराई जाएगी, उसकी मैग्निफिकेशन निकलवाई जाएगी। इसके अलावा डायग्राम्स के कंपैरिजंस ऑफ डायग्राम पूछे जाएंगे। कंपैरिजंस बिटवीन डायग्राम्स, दो डायग्राम है, एक आपसे बनवा ली, एक उसने दे दी, दोनों का कंपैरिजन पूछ लेगा। और इसमें जो चीज असल में ऐड होने जा रही है ना बेटा, जो ओ लेवल में पहले नहीं आती थी और अब आने का जो है ना वो अंदिया दे दिया गया है, वो है प्लान डायग्राम। पहले कभी भी प्लान डायग्राम नहीं आई है ओ लेवल्स में, ये पहले ए लेवल्स में पूछी जाती थी। लेकिन अब बहुत ज्यादा तो नहीं है, टोटल तीन प्लान डायग्राम्स हैं जो आपको आनी चाहिए, और हम आपको इंशाल्लाह करा देंगे। और बिल्कुल आसान है, प्लान डायग्राम्स भी आपके इसी सेक्शन में शामिल हैं। तो बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर लें कि तीन तरह के क्वेश्चन जो हैं, वो तीन क्वेश्चंस आपको सामना करना पड़ेगा। 40 मार्क का एटीपी है। क्वेश्चन में जो 40 मार्क्स हैं ये इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बराबर मार्क्स के हो, क्वेश्चन नंबर 3 कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बड़ा हो, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा छोटा हो, क्वेश्चन 3 और भी छोटा हो। या मतलब वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 40 किसी भी हिसाब से हो सकती है। उसमें कोई ऐसा जो है ना वो कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सा क्वेश्चन ही ज्यादा मार्क का होगा। लेकिन तीनों बहरहाल आएंगे। और आज की क्लास में डे 1 पर बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आज आपको उससे रिलेटेड पहला टॉपिक कराएंगे। हम एटीपी को टॉपिकल अंदाज में करेंगे, जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको मैग्निफिकेशन के बारे में बताएंगे और मुख्तलिफ, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लास में भी करेंगे, और वही आपका होमवर्क भी होगा। वंस वी गो थ्रू दिस टॉपिक, तो फिर इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशंस पे भी आ जाएंगे, फूड टेस्ट पे भी आ जाएंगे। तो इसी तरह एक एक करके इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चंस निपटाएंगे। अच्छा, अब एक मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर 4, कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, और ऐसा भी हो सकता है कि चौथा क्वेश्चन बना लें, और ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कहीं एडजस्ट कर दें उसे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ही कहीं एडजस्ट कर दिया जाए उसे। तो ये टॉपिक जो है ना वो है एंजाइम रिलेटेड। आप याद है वो लेवल बायोलॉजी में एक बहुत बच्चों वाला चैप्टर पढ़ते हैं एंजाइम। तो एंजाइम एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में आ जाए, और हो सकता है कि ये अलग से क्वेश्चन में पूछा जाए। लेकिन बहरहाल 4 नंबर कह रहे बेटा। प्लान डायग्राम पे जब पहुंचूंगा तो बताऊंगा ना मेरे जान, अभी सब कुछ अभी तो नहीं बता सकता ना हलीमा। इम्पेशेंट नहीं हो, पहुंचेंगे तो जरूर बताएंगे आपको। मैंने ही लिखा है तो मैं ही बताऊंगा ना चंदा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अटेंशन स्पैन आपका बना रहे, आपने उसको जो है ना जाने नहीं देना। बहरहाल तो सब चीज सीखेंगे। तो बेटा ये एटीपी बायोलॉजी, एटीपी जो है ना ये काफी प्रिडिक्टेबल हो गया है, और ये सेक्शंस हैं जो हमने कवर करने हैं। ठीक है जी। और उम्मीद है कि आप जब हम एक एक करके कवर करेंगे, कहीं कहीं पर तो मुश्किल भी होगी, थ्योरी है, लिखना होता है, लेकिन आपको हर चीज कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्पून फीड की जाए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आप बायोलॉजी का एटीपी जो है वो आसानी से अटेम्प्ट करें और पूरा अच्छे से करके आए। 12। तो आज जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम चूंकि पहले सेशन में है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है जी। और हम जो है जो आपको होमवर्क देंगे, उस होमवर्क में भी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क आज की क्लास के एंड पर आपको देंगे। और आपने एटीपी, मैंने सब बच्चों को जो मुझसे पढ़ते हैं उनको मैंने कहा था एटीपी अपने अपने पास अरेंज करके रख लें। तो इसलिए मैं फिर बता दूं, एटीपी सबके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए। जो हम पढ़ेंगे वो तो आप नोट कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों उसके बाद जब काम मिलेगा वो काम आप रिटर्न में करेंगे, और उसके बाद अगली क्लास से पहले उसकी पूरी जो है ना कैम स्कैनर ऐप से आप उसकी जो है ना वो फाइल बनाएंगे, पिक्चर्स खींचेंगे अपने काम की, वो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फाइल आप मुझे सेंड करेंगे। ये शर्त होगी अगली क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, जो काम आपको दिया जाएगा, और हार्ड कॉपी में वो काम चाहिए, यानी कि आप अपने बुक में वो काम करेंगे। कोई सॉफ्ट कॉपी, मुझे ये एडिटेड काम नहीं चाहिए।
ठीक है, क्योंकि देखो बायोलॉजी या एटीपी कोई सा भी हो, ये एक जो है ना स्पेसिफिक सेशन है, जो कि एक एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस के साथ अगर आप करेंगे तो आपकी जान छूट जाएगी। आप भी टाइम निकाल के बैठ रहे हैं, मैं भी टाइम निकाल के बैठ रहा हूं, तो आपका फायदा हो जाएगा। अहमद भाई, मेरी स्क्रीन पर राइटिंग का करने का शौक हो रहा है आपको, प्लीज प्लीज अपनी राइटिंग का ध्यान रखें। अगर गलती से हो रही है तो प्लीज अपने स्क्रीन से अपने हाथ को दूर रखें प्लीज। अहमद, अहमद जानी, चलो शुरू कर मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आज हम बात को शुरू करते हैं, ताकि हमें दो चार बातें पहले टॉपिक से रिलेटेड समझ में आ जाए। मेरे बच्चे, इस सेक्शन को मैं कहता हूं माइक्रोस्कोपी का सेक्शन। ये सेक्शन कौन सा सेक्शन है? माइक्रोस्कोपी का सेक्शन है, यानी कि इसमें माइक्रोस्कोप से रिलेटेड चीजें जो है ना पूछी जाएंगी, चाहे वो स्लाइड हो, चाहे वो, अच्छा एक चीज रह गई भाई लिखना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट रह गया लिखना, सॉरी भाई, स्लाइड प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में या माइक्रोस्कोपी के सेक्शन में आपको स्लाइड प्रिपरेशन के स्टेप्स भी पूछे जाएंगे कि भाई फला माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनानी है तो बताइए भाई कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो स्लाइड प्रिपरेशन प्लीज में ऐड कर लीजिएगा। डायग्राम या माइक्रोस्कोपी के जो क्वेश्चन है उनमें एक बुलेट मैंने भी और ऐड किया है, विच इज स्लाइड प्रिपरेशन, ठीक है जी। तो माइक्रोस्कोपी का जो सेक्शन है, इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है जरा समझते हैं। सबसे पहले, चूंकि ज्यादातर बच्चे स्कूल में, हो सकता है कि आपने जाके माइक्रोस्कोप देखी हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि किसी ने माइक्रोस्कोप कभी देखी ही ना हो। तो इसलिए चूंकि मैं माइक्रोस्कोपी का सेक्शन करा रहा हूं, तो बस मुझे एक सेकंड दीजिए, जरा मैं माइक्रोस्कोप में दो तीन जो जरूरी बातें हैं उनको बताने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की एक पिक्चर लगा के दिखाता हूं। और वो पार्ट हम जो है ना हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड सवालात पूछे जाएंगे। तो जरा एक सेकंड दे दें, मैं माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोप की लेबलिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन किसी वजह से मैं माइक्रोस्कोप की डायग्राम जो है वो आपको दिखाना चाह रहा हूं, ताकि माइक्रोस्कोप से रिलेटेड अगर कोई सवाल आ जाए तो आप कर लें। या अल्लाह से शुक्र। अफीफा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। बेटा माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिख रहा है सब बच्चों को? जी सर, दिख रहा है। जी, यस नबिया सर। बाजी मौजूद है आप क्लास में? नबिया बाजी, बाजी नबिया, बाजी नबिया नहीं है लगता। जी है जी है जी सर, मैं हूँ। है हूँ। बेटा, तुम सुबह भी क्लास में सो रही थी, अभी भी लग रहा है तुम सो रही हो। नहीं नहीं, मैं नहीं सो रही, वो मैं माइक ओपन कर रही थी सर। तुम कोई ना नशा डाल दी। नुशा वाला करती हो, तुम कोई थोड़ा सा जो है ना वो, सर बॉयज भी हैं क्लास में, बस हमजा को खाली कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, एहसास कमतरी तुम्हारा खत्म नहीं हो सकता हमजा। मदी मेरे शेर, जरा क्लास में आ जाओ, इसको लड़के को बताओ कि इस क्लास में बॉयज ही की ज्यादा चलती है, लड़कियों को तो कभी कभी पूछा जाता है। ये अहमद फिर मेरी स्क्रीन पे लिख रहा है, भाई अहमद भाई कोई तकलीफ हो रही है लगता है अहमद भाई को। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं मेरे बच्चे, हमें पूरे माइक्रोस्कोप के बारे में रट्टा नहीं लगाना, दो चार बातें हमें समझनी है बस, ठीक है जी, समझ लीजिए। नंबर वन, नंबर वन, बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे, ये पता नहीं नजर आ रही है हाईलाइट होता हुआ, ये देख लें यहां मैं जी सर, सर्कल, लग रहा है। ये जो यस। पार्ट है ना, यहां से आप आंखें लगा के देखते हैं, और जैसा कि यहां लेबल भी हुआ हुआ है, ये लेंस जो है ना आईपीस लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आईपीस लेंस। तो माइक्रोस्कोप में पहली चीज जो आपको समझनी है कि एक लेंस होता है आईपीस लेंस, और उसके बाद स्लाइड जो होती है, जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, स्लाइड को आप यहां रखते हैं, और स्लाइड के करीब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये दूसरे लेंसेज हैं जो स्लाइड के करीब होते हैं, ऑब्जेक्ट के करीब होते हैं। समझना बेटा, माइक्रोस्कोप अगर आपने प्रैक्टिकली देखी है फिर तो आपको ये अच्छे से पता होगा, और अगर नहीं देखी तो ये माइक्रोस्कोप है जिसे हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इस माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, दो टाइप के लेंसेज, एक वो जिस पर आप अपनी आंखें लगाते हैं और आंख लगा के देखते हैं, दैट इज आईपीस लेंस। और दूसरा वो जो कि स्लाइड के करीब होता है, स्लाइड आप रखते हैं यहां पर, ये स्टेज होता है, ये माइक्रोस्कोप का क्या कहलाता है? स्टेज। और इस स्टेज के करीब आपको यहां नजर आ रहा होगा, ये वाले जो लेंसेज हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज कहलाते हैं, यहां लिखा हुआ भी है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो अब यूं समझिएगा कि जो आईपीस लेंस होता है उसकी मैग्निफिकेशन को हम एम ई कहते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी मैग्निफिकेशन को हम एम ओ कहते हैं। एम ई और एम ओ, एम ई का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस,
और MO का मतलब होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये मैंने क्यों बताया, अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोपी पर। बेटा माइक्रोस्कोपी में जो पहली चीज हम समझने जा रहे हैं वो है टर्म मैग्निफिकेशन। हमें माइक्रोस्कोप का कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है, हमें पहली टर्म जो समझनी है वो है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे करते हैं, अगर हम समझने के लिहाज से यानी अगर हम अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करें तो कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये मैग्निफिकेशन है। मास जानी बात समझ में आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट यस को सर, क्लियर। बड़ा, किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा रहे हैं। अब हकीकी मानों में रियल सेंस में क्या ऑब्जेक्ट बड़ा होता है? ऑब्जेक्ट तो उतना ही रहता है, ऑब्जेक्ट असल में बड़ा नहीं होता। क्या बड़ा होता है? उसकी इमेज बड़ी होती है। तो असल में जब हम ये कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के साइज को हम बड़ा करके जो देखते हैं इसे हम मैग्नीफाई करना कहते हैं, तो हमारी जो मुराद होती है वो क्या होती है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन, दैट हम इमेज को बड़ा करके देख रहे हैं। मैग्निफिकेशन कहते हैं किसी भी चीज के साइज को बड़ा करके देखना, ये तो समझने के लिहाज से है। लेकिन जब हम इसी को डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ साइज of image to the size of object। कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, क्या है डेफिनेशन? मैथमेटिकली अगर लिखूंगा तो और समझ में आ जाएगी कि मैग्निफिकेशन क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ, अरे बोलो भाई, गूंगे हो गए हो क्या? हाँ, साइज ऑफ Image साइज to the ऑफ size of object. ऑब्जेक्ट। क्या मतलब? अगर फिजिक्स पढ़ी है, मुझसे बेहतर ही आती होगी, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेशन समझते हैं। क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जितना छोटा हो और इमेज जितनी बड़ी हो, मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा होगी। देखो ना, साइज ऑफ इमेज से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में रिलेशनशिप है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में रिलेशनशिप है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इसको ऐसे करके लिखते हैं एक्स एम। एक्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का निशान है कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? साइज ऑफ इमेज चाहिए। अब साइज जो है ना एक जनरल वर्ड होता है बेटा। साइज कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ हाइट, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, it can be calculated in terms of radius, it could be can be calculated in terms of length और width। तो ऐसा नहीं है कि साइज कोई स्पेसिफिक डायमेंशन है, साइज एक जनरल वर्ड है। अब डिपेंड करेगा कि किस चीज के लिए आप जो है ना इमेज का या ऑब्जेक्ट का साइज निकाल रहे हैं और उस वक्त आपके लिए क्या मेजर करना फीजिबल है। आप हाइट मेजर कर सकते हैं, आप डायमीटर मेजर कर सकते हैं, रेडियस मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, विड्थ मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ही साइज को शो करती हैं। तो बहरहाल मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? क्या सबको क्लियर हो गई है? इट इज दी रेशियो ऑफ, अब्दुल्ला भाई, मधी, हुरिया, इफरा, समरा, Yes, sir. तारिक, Yes, सारा, sir. Yes. सवाल आए तो पूछते जाना। क्या यहां तक आइमा को बात समझ में आती है? इट इज द रेशियो ऑफ Yes, sir. इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जी वानिया इमरान, क्लियर है भाई? तो बाय जी सर, डेफिनेशन क्लियर है। साइज ऑफ इमेज, और इसको और आसानी से याद कर लो। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होने देखा है मैंने कि वो ये भूल जाते हैं कि भाई वो इमेज पहले थी या ऑब्जेक्ट पहले था, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में गड़बड़ कर देते हैं। तो उसके लिए अक्सर हम एक निमोनिक का सहारा ले लेते हैं, विच इज आई एम। आई एम, आई एम क्या है? इससे गड़बड़ नहीं होगी। आई एम याद रखने से फायदा ये होगा कि असल में इसमें एम मैग्निफिकेशन का है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि भाई कौन ऊपर था कौन नीचे था, तो आई एम लिखकर आप एम का फॉर्मूला बनाएंगे तो ए जाकर यहां क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपको पता चल जाएगा कि यार इमेज का साइज जो है ऊपर था और एक्चुअल साइज जो था वो नीचे था। ठीक है जी। तो आई एम का निमोनिक भी याद रखने के काम आता है, जिसमें आई जो है वो इमेज का साइज है, ए जो है वो एक्चुअल साइज है। एक्चुअल साइज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज है। तो आई एम एक निमोनिक है। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि इमेज ऊपर थी कि ऑब्जेक्ट ऊपर था, वैसे तो ये कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, लेकिन माशाल्लाह एक से एक वैरायटी के बच्चे मार्केट में मौजूद हैं, तो कोई बईद नहीं होती। कभी ऐसी गलती कर जाते हैं जो फरिश्तों के गुमान में भी नहीं आता कि गलती हो सकती है। तो इसलिए पहला बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैग्निफिकेशन क्या है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो है उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। समझने के लिहाज से क्या है कि जितना हम ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके देखते हैं, उसको बड़ा करके वाजे करके देखते हैं, इस एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट को मैग्निफिकेशन कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? इमेज ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे। अगर कंफ्यूजन होती है तो आई एम से याद रखना है। कोई मसला यहां तक? No problem, sir. All clear, sir. अब दो तीन बातें All समझ clear. अब दो तीन बातें समझनी है जो कि एग्जाम में आप फेस कर सकते हो बेटा। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड
3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड 3 से 4 वैरायटी के केसेस आपको नजर आ सकते हैं और सारे आपको पता होने चाहिए। मैंने देखा है बच्चों को बस एक फॉर्मूला याद होता है और जरा सा एग्जामिनर ने ट्विस्ट किया केस को, बस मैग्निफिकेशन का सवाल तो मैं पहले क्यों करा रहा हूं, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा ना तो आप गधे हैं, नल्ले हैं, आपको गोबर उठा के मुंह पर मल लेना चाहिए, उससे फेशियल कर लेना चाहिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा फिर इन्वेस्टिगेशन का भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक डेफिनेट आने वाला क्वेश्चन है और खुद स्केल से मेजरमेंट करके करने वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए इसमें गलती का चांस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कई दफा देखा है बच्चे गलती करते हैं, यूनिट कन्वर्जन में भी करते हैं, फॉर्मूला में भी करते हैं, और अगर कोई नया केस आ जाए तो उनसे होता ही नहीं है, बोलते हैं सर ये तो सर ने पढ़ा है ही नहीं। तो इसलिए समझिएगा कि मैग्निफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं वो 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन है। मैं सारी वैरायटी आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं और अपने पास नोट कीजिएगा। तो हम देखने जा रहे हैं कि मैग्निफिकेशन से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला तो सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि आपको मैग्निफिकेशन निकालनी होगी, समझना ये मैं समझा रहा हूं वैरायटी कैसे होगी। मैग्निफिकेशन निकालनी होगी आपको, एक्चुअल जो साइज है, एक्चुअल साइज वो गिवन होगा, और इमेज का साइज आप कैलकुलेट करेंगे स्केल रख के। आपको इमेज दी हुई होगी, कैलकुलेट थ्रू स्केल। आपको इमेज दी हुई होगी, डायग्राम दी हुई होगी, डायग्राम पर स्केल रखकर जो भी उसने डायमेंशन बोली है वो आप मेजर करोगे, और मेजर करके वो आपका कैलकुलेशन होगा, और उस कैलकुलेशन को यानी इमेज के साइज को और एक्चुअल साइज को डिवाइड करके आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे। क्या है बेटा केस नंबर 1 कि आपको सीधा सीधा केस कि मैग्निफिकेशन निकालनी है, और फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक चीज आपको गिवन होगी, दूसरी आप खुद कैलकुलेट करोगे। अच्छा, अक्सर बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर ये हम जो स्केल रख के कैलकुलेट कर रहे हैं ये इमेज का साइज है या एक्चुअल है। तो मैं कहता हूं यार कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो अल्लाह के बंदे, कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, क्या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज तुम निकाल सकते हो क्या स्केल से? बताओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ कि एक्चुअल नहीं साइज सर। ऑफ अ बैक्टीरिया क्या तुम स्केल रख के निकालोगे? बोलो, नहीं सर। नहीं पॉसिबल सर। ही नहीं है ना, हाँ कॉमन सर। सेंस इस्तेमाल नहीं करते, वो गोबर खा रहे हैं। क्या कहा मैंने कि भाई प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस जगाओ, जरा हिट करो उसको, कि ये जो सवाल अक्सर बच्चे पास पेपर करते हुए उनको कंफ्यूजन हो जाती है कि सर जो साइज हम निकाल रहे हैं ये एक्चुअल निकाला कि इमेज वाला निकाला। अरे भाई एक्चुअल कैसे निकालोगे अल्लाह के बंदे? स्केल रख के एक्चुअल साइज माइक्रोस्कोप का निकाली, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज कैसे निकलेगा? स्केल की डायमेंशन तो बहुत बड़ी है, माइक्रोस्कोप का जो स्पेसिमेन है वो बहुत छोटा है। तो इसका मतलब है, याद रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेशन के थ्रू, जब भी आप स्केल रख के कोई डायमेंशन निकाल रहे हैं तो वो हमेशा इमेज का साइज होता है, और एक्चुअल साइज आपको गिवन होता है। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो उसमें एक्चुअल साइज लिखा हुआ होता है। तो इसलिए बहरहाल इस गलती को अवॉइड करना है। तो पहला केस क्या है कि जहां आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, आपको एक्चुअल साइज गिवन है और इमेज का साइज जो है आप खुद कैलकुलेट करोगे स्केल रख के। दूसरा केस क्या है कि जहां पर आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, एक्चुअल साइज भी गिवन है, सॉरी एक्चुअल साइज निकालना है, एक्चुअल साइज निकालना है, और इमेज का साइज आप कैलकुलेट करोगे स्केल से, स्केल रख के। समझ रहे कि आपको मैग्निफिकेशन दे दी उसने, भाई फॉर्मूले में 3 चीजें हैं ना, तो आपको 2 चीजें पता हो तो तीसरी आप निकाल सकते हो। तो अगर इस बार उसने मैग्निफिकेशन दे दी आपको और इमेज का साइज आपने स्केल रख के खुद से निकाला, तो फॉर्मूले के थ्रू एक्चुअल निकाल लोगे। बेटा यूनिट पे बात करूंगा चंदा, 1 मिनट, यूनिट पे अभी आया ही नहीं हूं ना, मैं पहले केसेस समझा रहा हूं, दोबारा समझना। बेटा पहला केस बिल्कुल सिंपल के मैग्निफिकेशन निकालनी है, आपको एक्चुअल साइज दिया हुआ है, इमेज साइज आप स्केल के थ्रू खुद कैलकुलेट करोगे और फॉर्मूला लगा के आंसर निकालोगे। दूसरा क्या है कि मैग्निफिकेशन आपको गिवन है, एक्चुअल साइज आपको निकालना है, और इमेज का साइज आप अगेन कैलकुलेट करोगे थ्रू इसको स्केल। आपको इमेज का साइज मालूम होगा, मैग्निफिकेशन मालूम होगी, तो एक्चुअल साइज निकाल लोगे बाय फॉर्मूला। यस और नो? यस भाई सर। सबको ये यस बात सर। समझ में आनी चाहिए। फसीहा बात समझ में आ रही है? अब्दुल मुइज, सर। माज, मदी, यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है ना? क्या मायरा वागले क्लास में मौजूद है? माज मौजूद है क्लास में? यस सर। चलो यस सर। ठीक हो गया। तो मेरे बच्चे ये दोनों बिल्कुल सिंपल केसेस हैं, यानी ये फॉर्मूला ड्रिवन। नबिया इसमें क्या सीखने को मिल रहा है हमजा? कि फॉर्मूला ड्रिवन केसेस हैं, यानी आपको फॉर्मूला पता हो, आपको स्केल रख के साइज निकालना आता हो, तो आप जो है वो 2 वेरिएबल आपको पता होंगे, तीसरा आप निकाल लोगे फॉर्मूले से। अब ये दोनों तो हर बच्चा कर लेता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आ जाता है तीसरा केस, सबसे ज्यादा बच्चा तीसरे और चौथे केस में फंसता है। तीसरा केस क्या होता है, बहुत गौर सुनिएगा, कि मैग्निफिकेशन गिवन होती है, एक्चुअल साइज भी गिवन होता है। ये है जबरदस्त केस, मैग्निफिकेशन भी गिवन होती है, वी कैन ड्रॉ डायग्राम। बेटा जानू मेरा बच्चा, अभी डायग्राम पे गए किधर हैं?
तुम लोग आगे की टेंशन क्यों ले रहे हो? हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। दुहा चंदा गुड्डा क्या हो गया? कोई कोई मलकुल मौत तो नहीं खड़ा हुआ तुम्हारे पास है जी? अभी डायग्राम तक पहुंचेंगे तो डायग्राम से रिलेटेड पॉइंट सिर्फ बताऊंगा नहीं, लिखवाऊंगा। टेंशन नहीं लो, लिखवाऊंगा कि भाई ये लिखो कि डायग्राम कैसे करना है, पेंसिल से बनाना है, उसमें क्या गलतियां हैं जिसके मार्क कटेंगे, हर एक चीज रिटर्न में लिखवाऊंगा। टेंशन लेने का नहीं। अभी मैंने क्या हेडिंग लगाई है बेटा कि हम माइक्रोस्कोपी में पहला टॉपिक जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मैग्निफिकेशन है। और मैग्निफिकेशन के लिए मैंने तुम्हें बताया ये माइक्रोस्कोप है, इसमें दो तरह के लेंस होते हैं, एक पे आंख लगाते हैं, एक पे ऑब्जेक्ट के करीब होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, एक आईपीस लेंस कहलाता है। और उसके बाद मैंने मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन बताया, उसका फॉर्मूला बताया, उसका निमोनिक बताया, और अब उसके केसेस बता रहा हूं कि किस तरह से आएंगे। तो बेटा आगे मैं कनेक्ट करूंगा चंदा, ठीक है? तो कोई सवाल है तो बिल्कुल होल्ड करके रखो, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी हम वहां पहुंचेंगे, आप मुझसे आगे की बात कर रहे हो, ठीक है जी? तो मैग्निफिकेशन गिवन हो, अब ये समझो, मुझे डर ये है कि कहीं जो मैं बता रहा हूं उससे उसमें से डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए। तो मैग्निफिकेशन गिवन होगी, एक्चुअल साइज भी गिवन होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा होगा, अगर मैग्निफिकेशन भी गिवन है, एक्चुअल साइज भी गिवन है, तो क्या निकालने को कहेगा? Image. इमेज साइज नहीं Image. बेटा, एग्जामिनर इमेज साइज निकालने को नहीं कह रहा है, बल्कि यहां पर भी इमेज आपको देगा, आप उस पर उसका साइज स्केल के थ्रू कैलकुलेट करोगे। तो सवाल है कि एग्जामिनर फिर निकालने को क्या दे रहा है? बेटा एग्जामिनर निकालने को सर देगा, चेक करने को दे रहा है। सॉरी, सर चेक करने को दे रहा है। नहीं 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 मेरे बच्चे, एग्जामिनर आपको मैग्निफिकेशन देगा और फिर एक और मैग्निफिकेशन पूछेगा। इसको कहते हैं डबल मैग्निफिकेशन। बाज दफा क्या होता है कि जो जो आप इमेज देख रहे होते हो वो ऑलरेडी एक मैग्निफाइड इमेज होती है, और उस मैग्निफाइड इमेज से फिर आप एक और डायग्राम एग्जामिनर बनवाता है, डबल मैग्निफिकेशन हो जाती है। लेकिन इसका आइडिया बच्चों को होता ही नहीं है, वो तो बस फॉर्मूला रट के गया हुआ होता है, और अब वहां पर वो परेशान हो जाता है। और ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि जब मैग्निफिकेशन गिवन होती है, एक्चुअल साइज गिवन होता है, तो एग्जामिनर कहता है मैग्निफिकेशन बताओ, बच्चे इमेज का साइज निकाल देते हैं, हालांकि वो तो स्केल से रख के निकालना होता है, और सवाल में वाजे लिखा होता है कि भाई मैग्निफिकेशन बताइए। बाद बच्चे ज्यादा शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो मैग्निफिकेशन गिवन होती है वही लिख देते हैं, बोलते हैं अरे एग्जामिनर ने लगता है गलती से मिसप्रिंट हो गया, और जनाब आली वो मैग्निफिकेशन से 2 बार पूछ ली। अरे एग्जामिनर तो बेवकूफ है। अरे भाई पेपर क्रॉस चेक होकर आता है, कोई नशे में थोड़ी पेपर बनाया होता है यार। तो भाई इसलिए ध्यान रखना कि ये तीसरा केस है, मेरी दोबारा उसमें एक्सप्लेन कर दें, समझ नहीं आया मैग्निफिकेशन ये। गिवन होगी और उसके बाद भी मैग्निफिकेशन पूछी जाएगी। जी कोई सवाल आ रहा है? सर ये वाला समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ ना जानू, मैं बता रहा हूँ। इस सवाल को करने के लिए जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस सवाल को करने के लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप जब नॉर्मली फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, इमेज साइज होता है, और उसके नीचे क्या होता है, एक्चुअल साइज होता है, इतना ही फॉर्मूला होता है। लेकिन जब आपको एक मैग्निफिकेशन पहले से गिवन होगी और उसके बाद एंड में मैग्निफिकेशन ही पूछा जाएगा, मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूं अभी आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, इमेज अपॉन एक्चुअल तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन इस रेशो को फिर पुरानी जो मैग्निफिकेशन गिवन है ना, मान लीजिए एम एन इज द न्यू मैग्निफिकेशन, एम एन इज द न्यू मैग्निफिकेशन, तो जो पुरानी मैग्निफिकेशन है जो शुरू में लिखी हुई है, जैसे इसका सवाल किस तरह से होता है देखो, अब मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको इस तरह से डायग्राम दी हुई होगी, और इस डायग्राम में आखिर में ऐसे लिखा हुआ होगा 10x। इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, 10x, और उसके बाद बताया हुआ है, मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऐसे करके, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और कहता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है वो 0.2 मिलीमीटर है, 0.2 मिलीमीटर है। ठीक है जी, ये मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। यहां पहले से लिखा हुआ है 10x। 10x क्या है, मैग्निफिकेशन है या नहीं है, बोलो बेटा। सर है मैग्निफिकेशन। ठीक है, Magnification, sir. है। और उसके बाद मैग्निफिकेशन है सर। कहेगा कि भाई ये एक्चुअल विड्थ है। अब बताइए कि इस डायग्राम की फर्दर मैग्निफिकेशन कितनी है, और एज कंपेयर टू एक्चुअल, एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन जो है वो 0.2 मिलीमीटर है, इस डायग्राम का मैग्निफिकेशन वो आपसे पूछेगा। अब आप इसकी विड्थ या जो भी डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो वो आप निकालोगे, और ये आपका इमेज साइज होगा। ये आपका क्या होगा बेटा, इमेज साइज होगा। और जो मैग्निफिकेशन आप निकालोगे इस डायग्राम की, जो कि डबल मैग्निफाइड डायग्राम है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी जो मैग्निफिकेशन आप दूसरी निकाल रहे हैं अदर देन दिस मैग्निफिकेशन, उस मैग्निफिकेशन में इमेज अपॉन एक्चुअल का रेशो तो बनेगा, लेकिन जो प्री मैग्निफिकेशन है, जो प्री मैग्निफाइड इमेज है, उसकी मैग्निफिकेशन का फिगर भी काउंट किया जाएगा। फॉर्मूले बेस रखोगे तो जहन में आसान रहेगा याद रखना कि
एक तीसरा केस भी आपको एग्जाम में नजर आता है जहां पर मैग्निफिकेशन गिवन होती है, लेकिन उसके बाद आपको एग्जामिनर एक नई मैग्निफिकेशन पे सवाल करता है, और उस नई मैग्निफिकेशन पर जवाब देने के लिए अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली आप बोलोगे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा सवाल कैसा है। तो आपने सिंपल याद रखना है कि इमेज अपॉन एक्चुअल का जो रेशो आप लगाते हो वही लगेगा, बट जो मैग्निफिकेशन पहले से गिवन है वो भी उस फॉर्मूले में जो है ना शामिल हो जाएगी, और इस तरह से फॉर्मूला चेंज होकर इमेज अपॉन एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. सॉल्व करोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। बेटा सारे बच्चों से पूछ रहा हूं कि आपको एक बात जो मैंने अभी बताई वो क्या, कि तीसरा केस जहां पर ऐसा होता है कि एक मैग्निफिकेशन फिगर गिवन होता है और उसके बाद जाकर एक और मैग्निफिकेशन पूछी भी होती है, तो उसके अंदर हमें फॉर्मूले में एक जो पुरानी वाली मैग्निफिकेशन है उसे भी ऐड करना पड़ेगा, उसे भी शामिल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऑनलाइन में भाई आवाजें दो चार क्यों आ रही हैं? बाकी को नहीं यस सर, क्लियर। सारा जोहा Yes, sir. समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. चलो, आगे चलते हैं। मेरे बच्चे चौथा केस जो मैग्निफिकेशन में आपको नजर आएगा, एक बार हम सुन लेंगे ना तो फिर जब हम कोई क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें वो नया नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि इसके बारे में तो हमने बात की हुई है। तो मेरे बच्चे चौथा केस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं स्केल बार क्वेश्चंस। स्केल बार जिन बच्चों ने पास पेपर की प्रैक्टिस की हुई होती है वो तो आसानी से कर लेते हैं, और जिन्होंने नहीं की होती या सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस किए हुए होते हैं तो वहां पर जो है ना वो फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता स्केल बार क्या है। देखो स्केल बार क्वेश्चन किसे कहते हैं, ये भी मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन होता है। इसमें ये डायग्राम है, ठीक है जी, ये मतलब ये पिक्चर है, उस पिक्चर में आप समझ लीजिए ये स्पेसिमेन बना हुआ है, ठीक है ना। अब होता ये है, ये स्पेसिमेन बना हुआ होता है और स्पेसिमेन के साइड में ऐसे स्पेसिमेन के साइड में ना ऐसे ये स्केल बार बना होता है, और इस स्केल बार पे लेट से लिखा हुआ है 0.4 मिलीमीटर, बस इतना लिखा होता है, और कहता है कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। कैलकुलेट व्हाट? अरे बोलो भाई, कैलकुलेट व्हाट? Magnification. स्पेसिमेन मतलब है जो आपकी डायग्राम है, जो आपका बैक्टीरिया बना हुआ है या पॉलन ग्रेन बना हुआ है, स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसकी डायग्राम तुम देख रहे हो, ठीक है जी। ये जो ग्रीन से चकोर मैंने बनाया है फ्रेम है, और इसमें मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस बना हुआ है या कुछ भी बना हुआ है, उसके लिए वर्ड आ जाता है स्पेसिमेन का, ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ड है। अब मैंने क्या कहा, अगर तो एक बच्चे ने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए तो हलवा है, मैं कहता हूं सबसे हलवा क्वेश्चन है, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो बच्चा बावला हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि इसमें एक्चुअल साइज किधर है, इमेज का साइज किधर से लेना है। कुछ अक्सर जो बच्चे सवाल आगे पूछते हैं वही सर इसमें ये 0.4 मिलीमीटर सर क्या है, और अगर 0.4 मिलीमीटर वो समझ जाते हैं तो कहते हैं सर जो ये जो ऑरेंज सर्कल बना हुआ है इसमें कौन सी डायमेंशन हम मेजर करें, हम इसको यू मेजर करें या इसको यू मेजर करें, कैसे मेजर करें? तो भाई समझ लो कि जब स्केल बार वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जब किसी क्वेश्चन में स्केल बार बना हुआ होगा तो वो सबसे आसान होता है। क्यों? लिसन वेरी केयरफुली बेटा, स्केल बार पर अब बहुत तवज्जो से लिखना, नोट करना अपने पास, स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी हुई होती है ये ऑब्जेक्ट का साइज होता है, या जिसको हम एक्चुअल साइज कहते हैं। स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो एक्चुअल साइज है। बच्चों को लगता है कि शायद ये लाइन की मेजरमेंट लिखी हुई है। ओ भाई तुम कॉमन सेंस अगर तुम्हारे पास है, मुझे बताओ इतनी बड़ी लाइन 0.4 मिलीमीटर की हो सकती है क्या? भाई इतनी बड़ी नहीं लाइन सर. है क्या? नहीं। तो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता और कॉमन सेंस उनको छू के नहीं गुजरा होता, तो नॉर्मली वो गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि ये स्केल, ये जो लाइन बनी हुई है इसकी मेजरमेंट दी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। बल्कि जो लाइन पर फिगर लिखा हुआ है ये होती है एक्चुअल साइज। यहां एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, यहां एग्जामिनर आपको बताता नहीं है कि एक्चुअल साइज क्या है, बस स्केल बार डायग्राम दे देता है और आपसे कहता है मैग्निफिकेशन बताओ। अब जो बच्चा प्रैक्टिस करके गया उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो नहीं प्रैक्टिस करके गया उसके लिए बहुत सारे सवाल हैं कि सर इसमें एक्चुअल साइज कहां है, इसकी इमेज का कौन सा डायमेंशन लेंगे। तो समझना पहली चीज कि स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्चुअल साइज होता है। और अब इस स्केल बार पर मैं स्केल रखूंगा। अब स्केल बार पर मैं क्या रखूंगा बेटा, बोलो, अरे बोलो। Scale sir. स्केल बार पर, ये मेरा स्केल स्केल सर। इसको रोटेट कैसे करते हैं स्केल को, चलो ये रोटेट तो नहीं हो रहा, इसको हटा देते हैं। स्केल बार पर मैं स्केल रखूंगा, यानी आपके हाथ में स्केल मौजूद है, आपने स्केल बार पर अपना स्केल रखा, मान लीजिए ये आपका स्केल है, स्केल रखा और स्केल रखकर इस स्केल बार की लेंथ कैलकुलेट कर ली।
ये जो आप स्केल बार की लेंथ कैलकुलेट करोगे ये आपका इमेज साइज होगा। अपने पास अच्छे से नोट करना बेटा, क्या कहा मैंने, स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी होगी ये हमारा एक्चुअल साइज होगा। एग्जामिनर कभी नहीं बोलेगा, एग्जामिनर यही तो टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको पता भी है कि नहीं पता, स्केल बार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए भी हो या नहीं आए हो। तो जब आपको मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में कहीं पर स्केल बार बना हुआ नजर आएगा तो स्केल बार पर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो वैल्यू एक्चुअल साइज होगा। और स्केल बार पर स्केल रखकर, हमजा बात समझ रहे हो, स्केल बार पर स्केल रखकर जो डायमेंशन निकालोगे, स्केल बार पर तुमने स्केल रखा, पेन जो तुम्हारा नॉर्मल रूलर है, और रूलर रख के उसकी जो डायमेंशन तुमने निकाली वो डायमेंशन इमेज साइज होगी। अब तुम्हारे पास इमेज साइज भी आ गया, एक्चुअल साइज भी आ गया, तो क्या मैग्निफिकेशन आ जाएगी, बोलो बेटा। आ Yes. जाएगी सर। अब तो इसका मतलब Yes, क्या हुआ, sir. अगर तुम मेरी बात गौर से सुन रही हो अफीफा, दुआ दोहा, तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब स्केल बार दिया हुआ होगा तो डायग्राम का काम ही नहीं होगा। यस और नो, क्या मैंने डायग्राम को इस्तेमाल किया कोई? No, sir. No, sir. No. जो वो जो कंफ्यूजन थी ना कि सर डायग्राम में ये डायमेंशन लेंगे कि ये, भाई वो डायमेंशन एग्जामिनर ने स्केल बार में ऑलरेडी दे दी है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बेवकूफी नहीं करेंगे, वरना आप डायग्राम में कोई टेढ़ी, कोई डायगोनल डायमेंशन ले रहा होगा, कोई विड्थ ले रहा होगा, कोई जो है ना हाइट ले रहा होगा, तो गड़बड़ होती रहेगी। तो याद रखिए जब स्केल बार दिया जाएगा तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर स्केल बार कभी देखा हो, कभी पता हो, तो स्केल बार पर जो फिगर लिखा हुआ होगा वो फिगर एक्चुअल साइज होगा, और स्केल बार पर स्केल रखकर जो साइज आप निकालेंगे वो इमेज साइज होगा। और जब आपके पास ये दोनों आ जाएंगे तो वी नो द फॉर्मूला दैट m इज इक्वल टू, यस प्लीज, I अपॉन A। यस और नो? तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम अपनी मैग्निफिकेशन Yes, sir. इज दैट क्लियर? अच्छा, बाज दफा ऐसा भी होता है कि स्केल बार साइड में नहीं बना हुआ होता, बल्कि स्केल बार ऐसे करके यूं बना हुआ होता है, ठीक है ना, ये करके स्केल बार यूं बना हुआ होता है। तो फिर कोई मसला नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, स्केल बार पर स्केल यूं लिखी भी होगी वैल्यू 0.10 मिलीमीटर, ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चे को क्या लगता है कि शायद ये लेंथ लिखी हुई है 0.1 मिलीमीटर। नहीं भाई, अभी भी वही बात है कि ये जो लेंथ है, ये जो फिगर लिखा हुआ है, एक मैं डिमांड बेटा ले रहा हूं क्वेश्चन तुम्हारा, ये जो फिगर लिखा हुआ है, ये फिगर जो है वो क्या होगा, बोलो बेटा, ये फिगर क्या होगा, एक्चुअल साइज। और फिर इस पर जब स्केल Actual size 0.1 करोगे तो वो तुम्हारा Image. size होगा, और फिर दोनों को डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लोगे। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सवाल जी मान, आपने डायगोनल को मेजर किया? सॉरी आपने आपस से मेजर क्यों किया सर्कल को? नहीं, मैंने वापस से मेजर नहीं किया, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि स्केल बार साइड में ना दिया हुआ हो बल्कि डायग्राम में ही दिया हुआ हो, डायग्राम के ऊपर ही लिखा हुआ हो, तब भी वही बात हो गई कि स्केल बार पर जो फिगर लिखी हुई है वो हमारा एक्चुअल साइज होगा, और स्केल बार की जो मेजर पे स्केल रखकर जो मेजरमेंट हम निकालेंगे वो हमारा एक्चुअल इमेज साइज होगा। मैंने ये नहीं कहा कि एक ही बार दो दो दफा कर रहे हैं, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि ये स्केल बार नीचे ना दिया हो जैसे मैंने पहले दिखाया था, बल्कि डायग्राम पे ही बना हुआ हो। तो तब भी बात हमने क्या सीखी है कि स्केल बार को मेजर करते हैं और स्केल बार पे जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो हमारा एक्चुअल साइज होता है, और स्केल बार को जब मेजर करते हैं तो उससे जो वैल्यू आती है वो हमारा इमेज साइज होता है। आर वी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हुरिया, इफरा, मनाइम, नबीहा, रहमा, सबको क्लियर है? Sir, मेरा Yes, question sir. clear है। क्वेश्चन पूछो बेटा, किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछो बिंदास। सर मुझे ये पूछना था कि अगर स्केल बार वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, बेटा जोर से बोलो, थोड़ा आवाज कट रही है तुम्हारी। स्केल बार वाला क्वेश्चन क्या? सर ये क्वेश्चन था, अगर स्केल बार का क्वेश्चन नहीं मिला हमें और स्केल से मेजर करना तो हम डायग्राम को किसी भी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। स्केल बार का क्वेश्चन नहीं मिला, इसके आगे क्या बोल रही हो, किसी को समझ में आ रहा है तो जरा कोई बेहतर प्रोनाउंस करके बता सकता है मुझे? सर नहीं समझ आ रहा। सर She's स्केल saying बार अगर स्केल बार नहीं आए तो कैसे मेजर करेंगे? हाँ अच्छा, ये सवाल है कि स्केल बार अगर नहीं बना हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा जो डायग्राम है उसकी कौन सी डायमेंशन मेजर करनी है। तो बेटा बाज दफा तो लिखा होता है कि विड्थ मेजर करें, और बाज दफा जब नहीं भी लिखा होता, जैसे एक सवाल आया हुआ है एग्जाम में पॉलन ग्रेन का, तो फिर बेटा जो डायमेंशन आप सबसे अच्छे से मेजर कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा रूल है, जो डायमेंशन आप सबसे अच्छे से मेजर कर सकते हैं डायग्राम की ड्राइंग के लिहाज से, उसे मेजर करेंगे। और ऐसे केसेस में एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछ लेता है कि भाई जो आपने मेजरमेंट ली है वहां पर आप 2 पॉइंट्स बना दें, ताकि एग्जामिनर जब चेकिंग पे जाए तो वो समझ जाए कि आपने कौन सी मेजरमेंट ली है। सही है, इसका तरीका ये होता है। आप देखेंगे इस तरह के सवाल कि जहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि क्या मेजर करना है, तो फिर आप जो डायमेंशन सबसे क्लियर है, सबसे अच्छी है, वो मेजर करेंगे,
और जब वो मेजर करेंगे और तो उसमें एग्जामिनर आपसे पूछ भी लेगा कि आपने कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक की मेजरमेंट ली है, उसे मार्क करें। तो वो मार्किंग आपने की भी होगी, एग्जामिनर समझ जाएगा। इज दैट क्लियर? सर हम कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं? देखो डायग्राम पे डिपेंड करता है, मैंने जैसे कि कहा कि बाज दफा तो लिखा हुआ होता है कि भाई वेट मेजर करनी है, बाज दफा लिखा हुआ होता है कि भाई यहां से पॉइंट ए और बी शो हुआ है तो यहां से यहां तक मेजर करना है। लेकिन जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, जैसे कि मुझे अभी एक सवाल याद आ रहा है, पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे बने हुए थे, तो अब सवाल ये था सर कौन से पॉलन ग्रेन का साइज लें, तो बस इसका जवाब यही होता है कि जिस पॉलन ग्रेन का साइज आप सबसे अच्छे से ले सकते हैं वो ले लीजिए, क्योंकि डायग्राम की क्लैरिटी भी डिपेंड करती है ना। फिर बहुत सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है और एक चीज सीधी सीधी बनी हुई है, तो किसका साइज लेना आसान होगा? जो चीज सीधी सीधी बनी हुई है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन में, उसका साइज लेना आसान होगा, और जो चीज डायगनली बनी हुई है, ऑब्लिक बनी हुई है, इरेगुलर बनी हुई है, उसका साइज लेना मुश्किल होगा। तो अगर आपको चूज करना पड़े कि कोई चीज हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बनी हुई है उसका साइज लेना है या कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, तो डेफिनेटली यू विल गो विद द इजी वन ना। तो फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा वहां पर कि आपने कौन सा साइज मेजर किया है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो बेटा, क्लास तो अभी चलेगी, 15-20 मिनट मजीद चलेगी बेटा, अभी तो क्या हो गया, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है मेरे जान। अच्छा जी, तो मेरे बच्चे अब वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन क्वेश्चंस की, जिसको बहुत ही हल्का समझा जाता है और आमतौर से ज्यादा हल्का समझने में उल्टा बैकफायर हो जाता है। तो हमें एक ही गो में क्लियर करना है अपना कॉन्सेप्ट। भाई किसी की वीडियो खुल गई है, बंद करो अपनी वीडियो। ठीक है जी, तो मैग्निफिकेशन फिर से आ जाते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है बेटा? वंस अगेन इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई अपॉन ए है, इमेज अपॉन एक्चुअल है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि चार बेसिक तरह, नहीं चार नहीं पांच, अभी एक और वैरायटी आ गई जहन में, पांच तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहली वैरायटी सिंपल है, दूसरी वैरायटी भी सिंपल है, जिसमें दो तीन में से दो वेरिएबल आप को पता होंगे और एक आपको निकालना होगा। तीसरी वैरायटी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जहां पर एक मैग्निफिकेशन गिवन होती है और फिर मैग्निफिकेशन एक और पूछी भी होती है, तो वहां पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। चौथी वैरायटी क्या है? जहां पर आपको स्केल बार यानी एक स्टैंडर्ड बार बना के दिया जाता है और उस पर कुछ डायमेंशन लिखी भी होती है, तो फिर आपको उस स्केल बार का जो फिगर है उसको समझ लेना है कि वो फिगर एक्चुअल साइज होगा, और स्केल बार की जो डायमेंशन आप मेजर करेंगे वो आपकी इमेज वाली साइज होगी, जिसको आप डिवाइड करके फिर मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। और आखिरी बात, आखिरी जो केस है वो भी बड़ा शानदार केस है, हालांकि सबसे आसान होता है ये, लेकिन फिर वही बात है ना, अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा तो कैसे पता चले। वो क्या होता है बेटा कि आपको ना एग्जामिनर क्या करता है, बजाय इसके कि इमेज इमेज के चक्कर में डाले आपको कि इमेज का साइज निकालो ये निकालो, वो आपको कहता है कि एक माइक्रोस्कोप है और उसका ऑब्जेक्टिव लेंस, अभी मैंने बताया था माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंस होते हैं, बोलो भाई कौन कौन से लेंस थे? ऑब्जेक्टिव लेंस, अरे बोलो भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस। आईपीस लेंस, आईपीस लेंस। ठीक है ना, ये दो तरह के लेंस थे। फरिया बेटा क्या हुआ, मलकुल मौत आ गया रूह निकालने के लिए क्या? आवाज क्यों नहीं निकल रही, कुछ फंसा हुआ है क्या गले में? नहीं सर मुझे समझ आ गया। मेरी जान तो बोलो तो ना, या क्या क्या करें, तुम्हें पैसे खिलाएं, क्या करें, रिश्वत दें, तुम बोलोगी, कब बोलोगी बेटा? ठीक है। तो अब अभी हमने कहा था कि दो तरह के लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। तो बात दफा क्या करता है एग्जामिनर, गेम इतनी आसान कर देता है कि आपको यकीन ही नहीं आता और आप बोलते हैं नहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना आसान कैसे है? भाई बात दफा ऐसा हो भी जाता है। क्या होता है, एग्जामिनर डायग्राम देता है, लेकिन डायग्राम पे ना स्केल बार देता है, ना डायग्राम के कुछ निकालने के लिए कहता है, बल्कि अलग ही बात करता है। वो कहता है कि भाई इस डायग्राम को मेजर किया गया है, इस डायग्राम को देखा गया है थ्रू यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव लेंस जो था वो 40x पावर का था, और जो अल्लाह भला करे आईपीस लेंस था वो 10x पावर का था। तो बताइए ये जो इमेज आप देख रहे हैं, समझना सवाल को, बिल्कुल सिंपल सवाल होता है, इसके मार्क भी एक ही नंबर का होता है ना, खाली शायद दो नंबर का होता है, एक नंबर फॉर्मूला का और एक नंबर जो है वो आंसर का होता है इसमें। तो आपसे कहेगा, डायग्राम भी देगा आपको, एज इट इज डायग्राम देगा, और लेकिन डायग्राम पे ना स्केल बार देगा, ना डायग्राम पे आपको कोई जो है ना डायमेंशन का बोलेगा, ना एक्चुअल साइज का बोलेगा, बल्कि सवाल ही अलग हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली किसी भी सवाल में ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस का जिक्र नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर एग्जामिनर क्या कहेगा कि भाई जिस माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस 40x का इस्तेमाल किया हमने, आईपीस लेंस 10x का इस्तेमाल किया, तो बताइए कि जो आप इमेज देख रहे हो वो कितनी टाइम्स मैग्नीफाइड है, यानी रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन क्या है, कंबाइन मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस क्या है। तो बेटा याद रखिएगा, जिनको पता नहीं होता वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको पता होता है तो उनको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है MO/ME, कंबाइंड मैग्निफिकेशन, या जिसको रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन कहते हैं। वो क्या होती है, MO प्लस ME ऐड नहीं होते बल्कि मल्टीप्लाई होते हैं। क्या मतलब कि अगर मैं एक माइक्रोस्कोप में 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस लगाऊं और आईपीस लेंस लगाऊं 10x का, तो जो मैं इमेज देख रहा हूँ वो कितने टाइम्स मैग्नीफाइड होगी हमजा? 40 400। 400 400 times. 400 400 times. 400 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी।
ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला भी अगर पता हो तो बिल्कुल आसान है, और नहीं पता हो तो कोई वही नहीं कि आप बोले ये तो कराया नहीं या इसको ऐड करना है क्या करना है। तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोप के अंदर जो मैग्निफिकेशंस होती हैं, ऑब्जेक्टिव की अलग होती है और आईपीस की अलग होती है। और आईपीस की मैग्निफिकेशन यूजुअली फिक्स्ड होती है, यूजुअली ये वाली मैग्निफिकेशन फिक्स्ड होती है। अगर आपसे एग्जामिनर एक्यूरेसी में आगे पूछ ले कि भाई मैग्निफिकेशन बढ़ानी है इसकी मजीद, तो किसको चेंज करेंगे? तो आईपीस यूजुअली स्टैंडर्ड होता है। हम ऑब्जेक्टिव, याद देखो डायग्राम में देख रहे हो, ये डायग्राम देखो, ऑब्जेक्टिव में देख रहे हो मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस है, डायग्राम दिखाई देना, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ये अलग पावर का होगा, ये अलग पावर का होगा, ये जो पीछे नजर आ रहा है ये अलग पावर का होगा। यूजुअली क्या होता है, एक 10x का होता है, एक 40x का होता है और एक 100x का होता है। ठीक है, यूजुअली माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट, जबकि ये वाले हमेशा 10x के ही होते हैं। ठीक है जी। तो ये आगे के लिए एक्यूरेसी प्रिंसिपल बता रहा हूं, एग्जामिनर अगर आगे जाके पूछता है, इट मे वेरी एंड वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट। नहीं बेटा, मैं ये तो कह रहा हूँ फॉर्मूला जब भी तो बताया है, मैं जिंदा फॉर्मूला इसीलिए तो बताया कि आपको जो मैग्निफिकेशन पता हो, जो भी गिवन हो उसी हिसाब से निकाल लो। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि जो आईपीस लेंस है यूजुअली उसकी मैग्निफिकेशन फिक्स्ड होती है 10x, और जो अगर आपने मैग्निफिकेशन मजीद बढ़ानी है या कम करनी है तो बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस 3 पावर में अवेलेबल होता है स्टैंडर्ड, मैंने अभी आपको बताया, एक 10x का होता है, एक 40x का होता है और एक 100x का होता है। 3 पावर्स में ऑब्जेक्टिव अवेलेबल। लेट्स से ये 400x मैग्निफिकेशन है, मैं कहता हूं मजीद बढ़ाना है, क्या करूं? तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज कर दूं, कौन सा वाला लेंस इस्तेमाल कर लूं? 100x वाला। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 100x वाला इस्तेमाल कर लूंगा तो 40 की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा इंटू 10। तो अब मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी? 1000। Is that- कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? Yes, sir. Clear. No, sir. No, No, sir. sir. हाँ जी, कोई No, क्वेश्चन sir. आ रहा है आपको? किसी का क्वेश्चन आ रहा है? अब्दुल्ला, अमामा, आमना, आइमा, अफीफा, फराज, फसिया, हलीमा, No, sir. गुरिया, No, मनाई, sir. मरियम, एनी क्वेश्चन? ओके, मेरे No, बच्चे, sir. No question. मैग्निफिकेशन से रिलेटेड फिलहाल जो बातें हैं वो खत्म हो गई। यानी मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ये सारा डेटा, उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, और अगर पता भी थी तो अच्छा सा रिकॉल हो गया होगा कि मैग्निफिकेशन डेफिनेशन वाइज क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक मैग्निफिकेशन में किस किस तरह के केसेस आ सकते हैं, जो डिफरेंट केसेस उनमें क्या डिफरेंट है और उनको कैसे करना है, जहां डबल मैग्निफिकेशन है वहां कैसे करना है, जहां स्केल बार होगा वहां कैसे करना होगा, और जहां पर हमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा वहां पर हम मैग्निफिकेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक आखिरी डेफिनेशन समझ लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाता है जब मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं, और वो आ जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, जूम आउट करते हैं, फोटो लेनी है। क्यों भाई, तुम नोट नहीं कर रहे हो क्या? फोटो क्या ले यार? तो हाथ से लिख रहा हूं अल्लाह के बंदे, मैं तो खुद फोटो नहीं लगा रहा, आप कह रहे हैं फोटो लेनी है। क्या करने, किस चीज की फोटो लेनी है बताओ? गाड़ी में था, तो ये ले लो जल्दी से, ये चार चार केसेस की ये ले लो फोटो, अगर ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? उसके बाद इसका ले लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। तो अब एक और टर्म आ जाती है मैग्निफिकेशन से मिलती जुलती, और अगर आपको मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पूछेगा ना तो एग्जामिनर रेजोल्यूशन के बारे में भी कोई ना कोई सवाल पूछेगा लाजमी। ठीक है, तो आपको किसी को पता है रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? एनीबॉडी? No, sir. अबे क्या नो सर, पूरे साल से पढ़ रहे हो जी। इब्राहिम खान, Clarity, रेजोल्यूशन तो आप वैसे भी सुनते हैं ना। मुजना, बिलाल बेटा पार्टिसिपेट करो, शाबाश। रहमा, कुछ तो बोलो। clarity of picture, Sir, picture की dimensions. Sir, जो image form होगी उसकी कितनी dimensions क्या? साफ है पिक्चर, कितनी साफ है पिक्चर, ये थोड़ा करीब करीब आया। चले मैं आपको समझा। हाँ जी, फराज अहमद ने भी सही जवाब दिया है। देखिए Sir, picture की clarity. जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लैरिटी पर बात आ रही है, इसको मैं एग्जैक्टली पे डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन कहते हैं बड़ा करके देखना, रेजोल्यूशन कहते हैं क्लैरिटी ऑफ पिक्चर, वो कितनी क्लियर वो नजर आ रही है। ठीक है ना, आप कई देखते हैं जो चाइना के कैमरे आते थे, चाइना के मोबाइलों में जो कैमराज होते हैं उनमें क्या होता है, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नीफाई करते जाते हो पिक्सल्स फटते जाते हैं। एक अच्छा महंगा वाला जो मोबाइल है, हाँ जी हलीमा आपने सबसे पहले ठीक बोला था बेटा, तो जो एक महंगा वाला मोबाइल होता है, आप एक आईफोन का कैमरा की बड़ी बात करते हैं, या आप जो है वो एक वो सैमसंग S23 अल्ट्रा की बहुत बात करते हैं, तो क्या वजह है कि आप उसके कैमरे की बड़ी अप्रिसिएट करते हैं? क्यों? क्योंकि वो जैसे सैमसंग S23 अल्ट्रा में वो कहते हैं 100x मैग्निफिकेशन है। तो 100x मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि 100 टाइम्स आप उसको बड़ा करके देख रहे हो, लेकिन
एट द सेम टाइम उसके पिक्सल्स नहीं फट रहे। एट द सेम टाइम आईफोन के कैमरा में क्या हो रहा है कि वो जो पिक्सल्स हैं, वो जो क्वालिटी ऑफ इमेज है ना, वो उतनी मुतासिर नहीं हो रही। और बेसिकली उस क्लैरिटी को ही रेजोल्यूशन कहते हैं। उस क्लैरिटी को क्या कहते हैं? जिस पिक्चर को आप अच्छा कहते हो ना, वो मैग्नीफाइड पिक्चर नहीं होती, बल्कि जितनी मैग्नीफाई हुई तो ब्लर होती जाएगी। असल में जो पिक्चर जितनी क्लियर होती है उसको आप रेजोल्यूशन कहते हो। क्या कहते हो कि उतनी अच्छी पिक्चर है। यार क्या डीएसएलआर से ली है क्या? वो क्या होता है कि जना आपने आईफोन के कैमरा से पिक्चर ली, क्या हो रहा है? या एक आप एक एचडी टीवी देख रहे हो, एक आप 4K टीवी देख रहे हो, आप एक 8K टीवी में रिजल्ट देख रहे हो, तो क्या फर्क होता है उसमें? रेजोल्यूशन का फर्क होता है। जितनी ज्यादा क्लैरिटी आती है पिक्चर में, वीडियो में, आप कहते हैं रेजोल्यूशन इतनी ज्यादा है। लेकिन क्या क्लैरिटी लिख के आओगे एग्जाम में? नहीं बेटा, रेजोल्यूशन का डेफिनेशन होता है प्रॉपर। और वो क्या डेफिनेशन होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश, ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन, बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स। क्या मतलब? रेजोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि देखो, एक अच्छा कैमरा, एक बुरा कैमरा, एक अच्छा जो है ना वो लेंस और एक बुरा लेंस में क्या फर्क होता है कि जो अच्छा कैमरा होता है वो जितने क्लोज पॉइंट्स होंगे उनको क्लैरिटी से दिखा पाएगा, आपको नजर आएगा। आप देखें ना, डीएसएलआर में आपने पिक्चर ली है या आईफोन 14 में ली है, तो आप क्या देखते हैं? नबी, लड़कियां ज्यादा रिलेट कर सकेंगी कि उस पिक्चर को आप जूम करके देखते हैं, यार इसके देखो स्किन पे इसने कैसा घटिया मेकअप लगाया हुआ था, वो देखो स्किन पे इसने जो है ना वो जो है ना वो ब्लश ऑन कुछ ज्यादा ही लगा लिया था, ये कैसे नजर आ रहा है? जबकि अगर आप एक लो क्वालिटी कैमरा से पिक्चर लोगे तो इतनी क्लैरिटी होगी ही नहीं पिक्चर में, है जी, कि आपको वो डिस्टिंक्शंस नजर आए। तो एक क्लैरिटी से मुराद क्या होती है? रेजोल्यूशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी ऑप्टिकल, जैसे कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो एबिलिटी होती है कि दो क्लोज पॉइंट्स को वो कितना अलग अलग दिखा सकता है, कितना उनको डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश करके दिखा सकता है। जितना ज्यादा दो क्लोज पॉइंट्स में डिस्टिंग्विशिंगनेस ज्यादा होगी, कंट्रास्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा आप कहेंगे पिक्चर क्लियर है। और आप नोटिस कीजिए कि अगर आपने एक पिक्चर एक नॉर्मल मोबाइल से ली होती है और एक पिक्चर आपने आईफोन से ली होती है, दोनों में क्या फर्क होता है कि आईफोन की पिक्चर में डिटेल्स कैप्चर होती हैं। सुनो, डिटेल कैप्चर होने का मतलब क्या होता है कि वो जो दो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो उसमें डिस्टिंग्विश होकर नजर आ रहे होते हैं। आपको नजर आ रहा होता है कि भाई बंदा अलग है, बंदे के पीछे का बैकग्राउंड अलग है, और उस पीछे बैकग्राउंड में भी जो 50 चीजें वो अलग है। बंदे ने जो शर्ट पहनी हुई है, जो लड़की ने शर्ट पहनी हुई है, उस पर जनाब अली कौन सी कढ़ाई हुई भी, कपड़ा मैसूरी है कि जॉर्जेट का कपड़ा है कि जनाब प्योर पे बना हुआ है कि इम्प्योर पे बना हुआ है कि लॉन पहनी हुई है, और उसका टैग भी दिख रहा है कि आगा नूर पहना हुआ है कि खाड़ी खाड़ी पहना हुआ है, तो वो सारा कैसे दिख रहा है? टू क्लोजली रिलेटेड पॉइंट की डिस्टिंग्विशनेस से दिख रहा है। ठीक है जी। और जैसी दिख गया जूम करके कि हाँ, हमें तो बड़ा बोल रही थी कि खाड़ी खाड़ी पहनती हूँ, आगा नूर पहनती हूँ, तो लंडे का लग रहा है। सही ने, तो कैसे पता चला? वो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर रहा है ना कैमरा, पिक्चर क्वालिटी में डिटेल्स कैप्चर हुई हैं। बहरहाल, तो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दो अलग डेफिनेशंस हैं, दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मैग्निफिकेशन कहते हैं इमेज को बड़ा करके देखने को, ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके देखने को, जबकि रेजोल्यूशन कहते हैं दो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स को जितना ज्यादा डिस्टिंग्विश करके देखेंगे, जितना ज्यादा उनमें कंट्रास्ट नजर आएगा, हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ये वो एबिलिटी है टू कंट्रास्ट, टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Sir. बेहतरीन हो गया, वीआईपी हो गया, वीआईपी सेटअप हो गया। अब आ जाते हैं मेरे बच्चे, ये तो हमने बात कर ली इसकी और उसकी। अब थोड़ी सी माइक्रोस्कोपी के सेक्शन में थोड़ा डायग्राम से रिलेटेड दो चार बातें करूं। और मैं, जैसे कि मैंने शुरू में किसी को कहा कि मैं लिखवाऊंगा ताकि मुझे रिटन में प्रूफ रहे कि मैंने लिखवाया था, और अगर फिर कोई गलती हुई ना किसी की डायग्राम में, तो फिर उसको क्लास में जरा सबके सामने जो है वो तबीयत से उनका इलाज किया जाएगा। ठीक है जी। तो बेटा, जब जाहिर है कि आप माइक्रोस्कोपी के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, डायग्राम वाले यानी मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो कई बार डायग्राम बनी भी आएगी और कई बार डायग्राम एग्जामिनर आपसे भी बनवाएगा। तो याद रखिए बच्चों को ना, हमेशा रेजोल्यूशन के क्वेश्चन नहीं आते बेटा, रेजोल्यूशन है ही नहीं सिलेबस में सिवाय डेफिनेशन के। ठीक है ना, तो इसलिए रेजोल्यूशन तो वो पिक्सल्स की फॉर्म में कैलकुलेट होती है, वो तो एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है। हाँ, मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन में फर्क क्या है ये आ जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, क्या बता रहा था यार, मैं भूल एक गया। दफा वापस समझा दें, सॉरी, एक दफा वापस एक्सप्लेन कर दें क्या चीज? ये रेजोल्यूशन। अबे चंदा, तू क्या कहाँ गया हुआ था? क्या नाश्ता खाना खाने चला गया था क्या? ये नेट थोड़ा अटक रहा था। मर क्यों नहीं जा रहा नेट? अटक ही रहा है, मर क्यों नहीं रहा? इसकी सांसें उखड़ क्यों नहीं रही? ड्रॉप क्यों नहीं हो रहे तुम क्लास से?
अल्लाह के बंदे चलो जल्दी से सुन लो। रेजोल्यूशन इज नॉट लाइक, नॉर्मली क्या होता है हम रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन को सेम समझते हैं, लेकिन अगर हम, अब तो आजकल डिजिटल मोबाइल का दौर है, सबको फर्क समझ में आता है। मैग्निफिकेशन का मतलब है आप सिर्फ इमेज को बड़ा करते जाओ और उसके पिक्सल्स फटते जाते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब है हाउ क्लियर द पिक्चर इज, हाउ मच डिटेल इज देयर इन द पिक्चर। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स जो क्लोज हैं, मिसाल के तौर पर एक ये देखो, एक ये पॉइंट लगाया मैंने और इसके बराबर में एक ये पॉइंट लगाया मैंने, ठीक है ना। अब अगर एक घटिया कैमरा से इसकी पिक्चर लेंगे तो ये दोनों को अलग अलग दिखाई नहीं पाएगा, बल्कि शायद वो ये दोनों ही उसमें कैप्चर ना हो। लेकिन एक अच्छे कैमरा से पिक्चर लेंगे तो वो दोनों को कैप्चर भी करेगा, दोनों के एग्जैक्ट कलर को भी कैप्चर करेगा, दोनों के डिस्टेंस को भी कैप्चर करेगा। तो बेसिकली इट मींस कि उस कैमरा की रेजोल्यूशन अच्छी है। वो रेजोल्यूशन क्या, रेजोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि वो दो क्लोज पॉइंट्स को अलग से कैच कर पा रहा है और उसकी डिमेंशंस को आपको अलग से दिखा पा रहा है। तो रेजोल्यूशन एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट होती है टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स, टू और मोर देन टू क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स। इज दैट क्लियर टू यू नाउ हमजा राहील? यस सर, थैंक यू। तो आईफोन 13 लेके Yes, sir. तुम्हें तो रेजोल्यूशन का ज्यादा पता होना चाहिए यार। सर इसका साउंड स्लो। सॉरी। हाँ 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 हाँ। अच्छा जी, सर चिट चैट आपस में शुरू नहीं कर दो, लड़ने वड़ने की बात तो ना आपस में बाद में मिल लिया कर, लड़ लिया करो। चलो बेटा आगे चल रहे हैं, अब आ जाते हैं डायग्राम। बेटा अब जो मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हमारे बच्चों को ना अजीब सा लगता है, वो कहते हैं अक्सर जब हम डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप में से कोई बच्चा कह सकता है सर ये डायग्राम तो बहुत मुश्किल है, सर मेरी तो डायग्राम बनाने की एबिलिटी बहुत ही पुअर है, सर मैं कोई पिकासो थोड़ी हूँ जो मैं इतनी अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एग्जामिनर आपकी डायग्राम जो मार्क कर रहा है ना, वो एक सर्टेन क्राइटेरिया पे मार्क करता है। जब आपको माइक्रोस्कोप वाले किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनानी पड़ती है, समझना बेटा, तो वो डायग्राम एक सर्टेन क्राइटेरिया पर बनती है और उसी सर्टेन क्राइटेरिया पे चेक होती है। मसला क्या है कि हमें लगता है कि डायग्राम कितनी खूबसूरत बनी है ना, उस पर हमें मार्क मिलेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं कि डायग्राम कितनी खूबसूरत बनी है उस पर मार्किंग नहीं हो रही। डायग्राम के अंदर कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, उन क्राइटेरियाज को जब आप ठीक से बनाएंगे तो आपको मार्किंग उस चीज की मिलेगी। ठीक है जी। तो प्लीज प्लीज अब जो मैं बातें बता रहा हूं बल्कि लिखवा रहा हूं, उनको ध्यान से अपने पास नोट कीजिएगा, ताकि जब भी डायग्राम आए और उन पॉइंट्स को हमने जहन में रखना है, रिकॉल करना है एवरी टाइम, ताकि हम अपनी डायग्राम को कैम्ब्रिज के हिसाब से चेकलिस्ट कर सकें कि भाई हमने उस डायग्राम में मार्क्स स्कोरिंग के लिए जो क्राइटेरिया था उसे पूरा किया या नहीं किया। डायग्राम कोई पिकासो, देखो एग्जामिनर को पता है 1 घंटे में बना डायग्राम, 1 घंटे में पेपर करना है, तो वो आपसे कोई आर्टिस्टिक किस्म की कोई एग्जीबिशन में रखने के लिए कोई कोई नेचुरल आर्ट नहीं मांग रहा, बल्कि वो आपसे एक बेसिक डायग्राम मांग रहा होता है। लेकिन बाज वो क्या है, उतनी खूबसूरती में पड़ जाते हैं, उसकी शेडिंग कर रहे हैं और पूरा उसको जो है ना वीआईपी सा बना रहे हैं। और बाज ऐसे हैं जो इतना गंदा इतना वाहियात बनाते हैं कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि उसी स्पेसिमेन की डायग्राम बनाई है जो ऊपर बना हुआ है या कुछ नया ही बना दिया है, कीड़े मकोड़े बना दिए। ठीक है जी। तो डायग्राम बनाते हुए बहुत ज्यादा गलतियां देखने में आती हैं, तो अब समझना यह है कि डायग्राम बनाने में हमने क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, या किन चीजों का ध्यान रखना है। और ये चीज जैसे कि मैंने कहा हमेशा लिखवाता हूं बच्चों को, ताकि और है हर बार मैं ये रूल रिकॉल करवाऊंगा आपसे। ठीक है जी। तो मेरे बच्चा सबसे पहले, अब ये कहने को तो बात बच्चों वाली लगेगी, मैं लिखवा डिक्टेट नहीं जो लिखवा देता हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चे आप जब डायग्राम बनाओगे तो यू हैव टू यूज शार्प पेंसिल। अब आप कहें सर एग्जामिनर कौन सा हमारे साथ बैठा हुआ है कि वो देखेगा कि हम शार्प पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अबे गधेड़ो, जो पेंसिल की निब शार्प नहीं होगी तो लाइन की थिकनेस जो है वो बड़ी होगी। मैं आपको कैम्ब्रिज गाइडलाइन बता रहा हूं, लाइन की थिकनेस शुड नॉट बी मोर देन 0.2 मिलीमीटर, शुड नॉट बी मोर देन 0.2 मिलीमीटर। अब जाहिर है, अब आप कोई गधा आप में से सोचे कि सर हम क्या मेजर करेंगे? अरे भाई मेजर नहीं करनी है। जब आपकी पेंसिल शार्प होगी तो लाइन की जो थिकनेस है वो ऑटोमेटिकली 0.2 मिलीमीटर या इससे कम होगी। लाइन की थिकनेस शुड बी नॉट मोर देन 0.2 मिलीमीटर, ये क्राइटेरिया है चेकिंग का। ठीक है जी। लेकिन बच्चे को नहीं पता, बच्चा बस जो पेंसिल है बस बनाई जा रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। पेंसिल शुड बी शार्प। अगर आपकी लाइन मोटी है, डायग्राम आपने मोटी लाइन से बनाई है, 1 मार्क आपका वहीं कट गया। ठीक है जी। इसलिए बेटा तवज्जो रखनी है, पहला पॉइंट जिसमें गलती होती है दैट इज लाइन की शार्पनेस। ठीक है जी। उसके बाद याद रखिएगा जो अगला पॉइंट है जिसमें बच्चे गलती करते हैं कि डायग्राम में एक्चुअल जो स्पेसिमेन है उसमें कितनी भी हाईलाइटिंग हुई हो, नो हाईलाइटिंग, कोई हाईलाइटिंग नहीं करनी है आपने, कोई इसको खूबसूरत नहीं बनाना है, उसमें कोई किसी किस्म की हाईलाइटिंग नहीं करनी है। बेटा आपस में चिटचैट नहीं करो, मैं क्लास से दोनों को निकाल दूंगा। यहाँ आपस में चिटचैट करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। हाईलाइटिंग शेडिंग नहीं करनी है,
और अगर कहीं पर एग्जामिनर हाईलाइट करने के लिए कहेगा तो फिर क्या करेंगे, हाईलाइट विद डॉट्स। हाईलाइट विद डॉट, अगर एग्जामिनर कह दे कि स्पेसिफिक पार्ट को हाईलाइट करें तो फिर उसमें, जैसे मिसाल के तौर पर ये बना हुआ है, अब इसमें ऐसे ऐसे करके हाईलाइट नहीं करेंगे जिस तरह जो खूबसूरती के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना है तो ऐसे करके उसमें डॉटिंग करेंगे, बस डॉटिंग, हाईलाइट हो गया, बस। समझ में आ रही है बात? तो हाईलाइटिंग जो है वो कभी भी शेडिंग वाली फॉर्म में नहीं होगी। अगर करने को कहेगा तो हाईलाइटिंग होगी हमेशा डॉट्स के साथ। जाहिर है अब हाईलाइट हर डायग्राम में नहीं होता, जहां पर होगा वहां के लिए बता रहा हूं। इज दैट क्लियर ऑनलाइन वालों? अफीफा बात समझ में आ रही है? हानिया, दुआ, दुहा, ईमान, दीवान, इफरा, मदी, मुजना, नबिया, सामिया, जोहा, सबको क्लियर है यहां तक की बात? जारा, नदीम, अरे भाई बोलो। यस सर। यस सर। जो एक और बहुत बड़ी कॉमन गलती होती है वो क्या होती है कि लाइन शुड बी क्लियर एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मुझे मिसाल के तौर पर ये देखो, मैं अभी एक लाइन बनाता हूं, ये है कंटिन्यूअस लाइन। अब जब मैं इसमें आगे जोड़ूंगा, देखना जरा, अब जब मैंने आगे जोड़ा तो आप देख रहे हो, अगर आप कभी एग्जामिनर रिपोर्ट या वो चेक करो ना, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, एग्जामिनर इस पॉइंट को यूं करके सर्कल करेगा और यहां मार्क काटेगा। लाइन डिसकंटिन्यूअस नहीं लगनी चाहिए, लाइन इंटरप्टेड नहीं लगनी चाहिए। जो डायग्राम आप बना रहे हो, आप एक बार सोचो कि डायग्राम कैसे बनानी है, मैं हाथ कैसे चलाऊंगा, और फिर एक बार पेंसिल उठाओ और पेंसिल उठाकर एक बार में वो पूरा एंगल पूरा करो, वरना डेफिनेटली लाइन इंटरप्ट होगी, और जब लाइन इंटरप्ट होगी तो लाइन की ज्वाइनिंग दिखेगी। लाइन शुड बी क्लियर एंड कंटिन्यूअस। सबसे ज्यादा मार्क इसी पॉइंट पर यूजुअली बच्चों के कटते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर ने कहा पॉलन ग्रीन बनाना है, तो आप क्या करो, एक दफा में ये सर्कल बनाया और एक दफा में आपने ये जनाबे अली उसका डंडा बना दिया, बजाय इसके कि आप इसको यूं यूं करके बना रहे हो। ये होता है ना बच्चे यूं यूं करके बना रहे होते हैं, ये गलत है। समझ में आ रही है बात? ये जो है कि खूबसूरती आ जाए, एक्यूरेसी आ जाए, यूं यूं करके बना, जो स्केचिंग में होता है, अरे बोलो ना, स्केचिंग नहीं करनी है भाई हमने। ये इस तरह के ये ऐसे सर्कल हुए होंगे आपकी स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट पर और ऐसे क्रॉस लगे हुए होंगे। तो लाइन शुड बी क्लियर एंड कंटिन्यूअस। लाइन पतली होनी चाहिए और एक गो में बनानी है। लाइन में आपने जनाबे अली कोई ज्यादा इंटरप्शंस नहीं करनी है, लाइन को डिस्टॉर्ट नहीं करना है, एक गो में बनाना है। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। सवाल आया यस सर। ये शरई फतवा मांगा गया है कि शेडिंग प्रोहिबिटेड क्यों है। भाई ये हराम और हलाल की बात थोड़ी हो रही है। बिल्कुल ही बच्चे ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि प्रोहिबिटेड क्यों है। भाई असल में ऐसा है कि चूंकि शेडिंग में टाइम जाया होता है, नंबर वन, ठीक है ना, शेडिंग में टाइम जाया होता है और इस एग्जामिनर को पता है कि शेडिंग की कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर बच्चा सिर्फ खूबसूरती पर्पस में शेडिंग करेगा, कहीं ऐसा ना हो टाइम लूज हो जाए और आगे कोई इंपॉर्टेंट मार्क्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाए। और अगर कहीं पर किसी एरिया को हाईलाइट करना जरूरी होगा तो एग्जामिनर आपसे कहेगा इसको शेड कर दें। सर ये थर्ड पॉइंट में क्या करना है? बेटा थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर एग्जामिनर कहीं आपको कहता है कि पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करें तो उसे ऐसे हाईलाइट नहीं करेंगे बल्कि डॉट्स डालकर हाईलाइट करेंगे, ये लिखा है बच्चे। ठीक हो गया? उसके बाद बेटा एक और बहुत बड़ी गलती होती है जो लड़कों में तो बहुत ही कीड़ा है, बहुत बड़ा कीड़ा, मैं क्लासेस में 50 दफा ऑब्जर्व किया है। क्या होता है कि अच्छा खासा बड़ा पेज है आपकी कॉपी का, यहां पर एग्जामिनर ने सवाल लिखा और ये पूरा एरिया डायग्राम बनाने के लिए दिया हुआ है। अब बच्चा कैसे डायग्राम बना रहा है? ऐसा लग रहा है कयामत में अल्लाह नमाज रोजे का सवाल नहीं करेगा, सिर्फ ये हिसाब करेगा कि पेज कितने इस्तेमाल किए थे। बच्चा इतनी सी डायग्राम बना देता है। और ये लड़कों में बहुत गंदी आदत देखी है मैंने, बहुत शिद्दत शिद्दत से आदत पाई जाती है। और अपनी कॉपी में भी, आज ही मैं सॉल्ट प्रिपरेशन करा रहा था केमिस्ट्री में, तो देखा मैंने एक बच्ची आप में से लिख रही थी, वो छोटे से पेपर पे फर्रा बना रही थी, ऐसा लग रहा है। मैंने कहा भाई ये पेपर खत्म हो गया है क्या? तो भाई पता चला नहीं जी वो कंजूसी है। तो कहने का मकसद ये बेटा, डायग्राम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या, जितनी स्पेस आपको दी गई है ना बेटा डायग्राम बनाने के लिए, यू नीड टू यूज मोर देन 75%। ये रूल ग्राफ में भी फॉलो करना होता है और ये रूल जो है डायग्राम में भी फॉलो करना होता है कि जो स्पेस आपको गिवन है, अगर आपने उसका 75% से कम इस्तेमाल किया है तो इसका मार्क डिडक्ट होगा। आप छोटी डायग्राम पर मार्क कटवा लोगे। तो यूज एटलीस्ट मोर देन, क्या स्पून फीडिंग करना पड़ रही है, 75% ऑफ गिवन स्पेस। जितनी स्पेस दी हुई है डायग्राम के लिए, ग्राफ के लिए,
उसका मैक्सिमम हिस्सा इस्तेमाल करना है। पूरा कर लो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 75% से ज्यादा हिस्सा उसका यूज होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो मार्क कटेगा। इज दैट क्लियर? अबे Yes, जरा Yes, के sir. बाद ध्यान नहीं रखोगे तो मैं मारूंगा मैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक और बात समझनी है, वो आ जाती है डायग्राम की लेबलिंग। आपने डायग्राम बना ली, क्लियर कंटिन्यूअस लाइन है, आपने एरिया भी सारा इस्तेमाल कर लिया। अब लेबलिंग। अब मेरे बच्चे लेबलिंग में याद रखें कि जैसे हम खूबसूरती के लिए मान लीजिए कि लेबल करना है, तो हम यूं लेबल करते हैं, यूं करके बड़ा प्रॉपर। बेटा याद रखिएगा, लेबल ओनली विद स्ट्रेट लाइंस, विदाउट एरोज। एरो हमें नहीं बनाने, स्ट्रेट लाइंस बनानी है। और लेबल शुड नॉट ओवरलैप और इंटरसेक्ट, शुड नॉट ओवरलैप और इंटरसेक्ट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ ना हमें इस एरो को बनाना है, और ऐसा नहीं है यूं बना दिया और एक यूं जा रहा है या यूं जा रहा है, नहीं। हमें जितने भी लेबल्स करने हैं कैसे करने हैं? ऐसे, ये लाइक दिस। ठीक है जी। ना एरो होगा और स्ट्रेट लाइन होगी, ऊपर हो यूं हो या साइडों में हो। ठीक है जी। टेढ़ी टेढ़ी लाइंस नहीं जाएंगी, एरो के साथ नहीं जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जाएंगी, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर sir. अगर एरोज तुम यूज नहीं कर सकते? सॉरी बेटा, एरोज यूज नहीं कर सकते? नहीं बेटा, एरो बिल्कुल नहीं यूज करने, एरो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करने। ये मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना इस वक्त, ये कैम्ब्रिज गाइडलाइन के पॉइंट्स लिख रहा हूँ, जो हमें बीइंग एन एग्जामिनर, जो चूंकि मैं प्रैक्टिकल में हम सुपरवाइज करते हैं कैम्ब्रिज की तरफ से, तो हमें कहा जाता है कि भाई आपने बच्चे को इन पॉइंट्स पे चेक करना है। जो यही तो मैं बता रहा हूँ, बच्चा सोच रहा होता है पता नहीं एग्जामिनर आपकी खूबसूरती देख रहा है, एग्जामिनर ये सारी बेसिक बातें देख रहा होता है। ठीक है जी। और ये बेसिक बातों को आप आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी को पता ही नहीं है, गधे की तरह बस किए जा रहे हैं काम। और जो जिस पर मार्क्स स्कोर करना है उस पॉइंट में गलती कर रहे हैं, और जिसमें जो है ना वो मार्क्स लूज करना है या मार्क है ही नहीं उसका, उसमें मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। तो इसमें याद रखिएगा, एरो हेड कोई नहीं होगा, लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर ये हाईलाइट विद डॉट्स का क्या मतलब? अरे भाई तुम लोग क्या सो रहे हो क्या? ये थोड़ा थोड़ी देर में जाग रहे हो जानू तुम लोग? तुम लोग क्या चाय नाश्ता भी साथ चल रहा है क्लास के साथ साथ क्या है? मैंने 2 दफा ऑलरेडी ये पॉइंट बताया, चलो तीसरी दफा बता देता हूँ। मैंने कहा नॉर्मली किसी भी डायग्राम में हाईलाइटिंग नहीं करनी। ठीक है, जैसे आप खूबसूरत बनाने के लिए उसको ऐसे शेड कर रहे हैं ताकि अच्छा लुक आ जाए। लेकिन अगर एग्जामिनर कहीं पर कहता है कि डायग्राम बनाइए और इस पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट कीजिए, तो हाईलाइटिंग पे डॉट्स बना के करेंगे, उस जगह को ऐसे लाइनें मार के नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। ये बताने की जसारत की थी मैंने। ठीक है, आखिरी पॉइंट बेटा वो क्या है कि लेबल जो हमने करना होगा वो करना होगा विद कैपिटल लेटर्स। लेबलिंग जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे? विद कैपिटल लेटर्स। सारे लेटर्स भले से कैपिटल ना हो, लेकिन क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर हमने यहां साइटोप्लाज्म लेबल करना है, तो हम साइटोप्लाज्म यूं लेबल नहीं करेंगे, सी मस्ट बी कैपिटल, या अगर पूरा ही आप ब्लॉक में लिख दें तभी चलेगा। ठीक है जी। तो आप याद रखिए कि किसी भी पॉइंट, किसी भी डायग्राम के अंदर अगर वो 4 या 5 नंबर की डायग्राम आ रही है ना, तो डायग्राम देखने में सही होनी चाहिए, और ये सारी बातें उसमें पूरी हो तो उस डायग्राम पे फुल मार्क मिलते हैं। और डायग्राम देखने में बहुत शानदार लग रही है, खूबसूरत लग रही है, लेकिन ना उसका साइज ठीक है, साइज बहुत ही छोटा बना दिया है, पेपर पे जितनी जगह गिवन है वो इस्तेमाल नहीं हुई, या उसमें जगह जगह शेडिंग हुई हुई है, या उसमें लेबलिंग टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई है, या उसमें एरो बने हुए हैं, तो आपके वो जो 4 नंबर है ना, आप पूरी डायग्राम बनाएंगे और माशाल्लाह पूरे नंबर कटवा भी लेंगे। तो मैंने आपको वाजे बताया कि जनाब ये वो क्राइटेरियाज हैं जिन पर डायग्राम को मार्क किया जाता है। ठीक है, यानी जो कॉमन है, वैसे तो हर डायग्राम टू डायग्राम नए क्राइटेरिया भी आते हैं, लेकिन ये कॉमन क्राइटेरियाज हैं जो किसी भी डायग्राम की मार्किंग में एग्जामिनर यूज करता है। और ये कोई मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन पता नहीं होता, इस वजह से रैंडम लगे हुए हैं। तो पेंसिल की निब आपकी पतली होनी चाहिए, शार्प पेंसिल होगी, हाईलाइटिंग नॉर्मली नहीं करनी है, लाइन एक गो में बनानी है, इंटरप्टेड डिसकंटिन्यूअस लाइंस नहीं होनी चाहिए, शेडी लाइंस नहीं होनी चाहिए, जितनी स्पेस गिवन है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। लेबल जो है सिर्फ लाइन से किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन से, उसमें एरोज नहीं बनाएंगे, लाइंस ओवरलैप या इंटरैक्ट नहीं करेंगी, और लास्टली लाइंस जो है वो कैपिटल लेबल जो है वो कैपिटल लेटर से लेबल करना है। ठीक है, यानी लेबल जो है वो कैपिटल लेटर से करना है। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. Yes, पूरा sir. कैपिटल लेटर सर? जी बेटा, पूरा क्या कह रहे हो, जोर से बोलो। मतलब जो आप पूरा नाम या जो भी चीज लिख रहे हो पूरा कैपिटल लेटर से लिखो बस। मैंने अभी बताया जानू कि या तो आप पूरा ब्लॉक में लिख दो, ये इतना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि जब आप लेबलिंग करोगे तो ये जो पहला लेटर है ना वो कैपिटल हो, ये स्मॉल लेटर से ना हो। ठीक। ठीक है, दिस इज, या अगर कहीं पर लेटर्स, मिसाल के तौर पे कहीं पर एग्जामिनर कह रहा है कि आप ABCD लेबल कर दो, तो आप ABCD A और B ना हो, बल्कि A और B हो, इस तरह से हो। आपने देखा होगा पास में जब डायग्राम बनी आती है तो हमेशा कैपिटल लेटर से लेबल करते हैं, ऐसा हो। यस सर। यस। ठीक है। अच्छा देखो, अयान एक सवाल पूछ रहे हैं। देखो अयान, डायग्राम टू डायग्राम ना बहुत सारी चीजें वेरी भी कर जाती हैं। डायग्राम की जो जब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन दीज आर दी जनरल। अब एक ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट इरेगुलर बना हुआ है, अब एक अमीबा बना हुआ है यूं करके, तो अब इसको स्ट्रेट लाइन से तो नहीं बना सकते ना भाई। डेफिनेटली डायग्राम टू डायग्राम क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया चेंज होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इस वक्त जो हमने बात की है वो बात क्या है, एक जनरल रूल ऑफ जो प्रिंसिपल्स हैं डायग्राम की ड्राइंग में, उनका ख्याल रखने की बात की है। बहरहाल मैं आज के सेशन की जो कंक्लूसिव बातें हैं उनको रिपीट कर देता हूं बेटा। क्या कहा मैंने कि हमने आज बात शुरू की कि बायोलॉजी का जो ATP है उस अब काफी प्रिडिक्टेबल तरीके से लिया जाएगा, और इस ATP में जो टॉपिक्स कवर होंगे वो ये। अब इनमें हमने माइक्रोस्कोपी के सेक्शन से आगाज किया है, और माइक्रोस्कोपी के सेक्शन से आज हम आपको सिर्फ थ्योरेटिकली इंफॉर्मेशन देते रहे, और थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन में मैंने माइक्रोस्कोप दिखाई, माइक्रोस्कोप के 2 लेंस के बारे में कुछ बताया, मैग्निफिकेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको याद रखने का तरीका क्या है, उसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, फिर स्केल बार कैसे सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस के ऊपर अगर सवाल आ जाएगा तो कैसे करते हैं, रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन से कैसे अलग होती है, और जब कोई डायग्राम आप बना रहे होते हैं तो बेसिकली किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है, उनके ऊपर हमने बात की है। बहरहाल तो आज का ATP का सेशन 1 तो यहीं तक है, यहां से हम आगे फिलहाल नहीं जा रहे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन हमारा मोस्ट लाइकली ट्यूसडे को होगा। तो ट्यूसडे को मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप पे, तो ट्यूसडे को जब सेशन कंडक्ट करेंगे, तो चूंकि हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, तो वील स्टार्ट दी सेशन डायरेक्टली विद द मैग्निफिकेशन क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास भरपूर तादाद में मौजूद है, कोई कमी नहीं है। आपके पास पास पेपर्स होने चाहिए। उम्मीद है कि आज की बातें आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगी, समझ में आई होंगी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, ताकि आप बिल्कुल स्मूथ एक जो है ना वो फ्लो में सारी चीजें कर जाएं। जी नबिया, कुछ समझ में आया, ऊपर से चला गया? आमना, दुआ, फातिमा, दुआ, सर बहुत मजा आया। मजा आ गया भाई, वाह वाह जी वाह। चलो जी, बब्बू बच्चा समझ में आया। पप्पू बच्चा हो गया। चलो भाई ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला फिर बेटा बच्चा। मोस्ट लाइकली ट्यूसडे को मिलेंगे, और मैग्निफिकेशन के पास पेपर क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस क्लास में करें।